would like to welcome you all to moderate a session for the subject economics. Before we start with this session, it's important to understand the need of this session. You all must have heard this saying, people learn from their mistakes. But it's high time you realize board examinations are once in a lifetime opportunities. So here we need to learn from the mistakes of others. So let us dive into this session with more eagerness to learn and open mind. Students, please understand, this session is meant to clarify all your doubts and confusions, which you can mention it down in the comment section. Also to solidify your knowledge and approach exam with much more confidence. So today, to help you with this, we have Professor Kashish Dawani ma'am. By qualification, she has completed her MCom, B.Ed and MA in economics. So ma'am, I would request you to please highlight or put light on the weightage, paper pattern and presentation for economics. Good evening students, good evening all of you. As I sir told, Kashish ma'am taking your economic sessions, moderate sessions जो हम लोग आज लेने वाले हैं. I experienced 23 years in the teaching field. सो टुडे जो सेशंस हमारा होने वाला है इकोनॉमिक्स के बोर्ड पेपर जो 25 में होने वाला है, उसके लिए कुछ हम लोग टिप्स आज डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो वी आर स्टार्टेड विद द सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो किसके साथ करेंगे, एज योर सिलेबस के साथ. कि जैसे आपको पता है स्टार्टिंग में ही आपने जब पोर्शन स्टार्ट किया था तो आपको सिलेबस कितना है, आपके चैप्टर्स कैसे हैं. तो यू नो कि आपके 10 चैप्टर्स जो है, ये सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना. देखो अभी आपका जो ये सेशंस है, पहले तो मैं तुम लोग को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सेशन में आप लास्ट तक कनेक्ट रहना, क्योंकि कुछ पॉइंट हम लोग के ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स के लिए जो आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 100 आउट ऑफ 100. बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम क्या थियोरी में, क्या इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आती है या फिर 99 100 आउट ऑफ 100. ये डियर, अगर तुम लोग लास्ट ईयर का सर्टिफाइड बोर्ड पेपर्स देखोगे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं. ठीक है, तो वो कैसे आएंगे, हम लोग को क्या पॉइंट्स है जो कवर करना है और एक्सपेक्टेड ये 25 में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो ये जो पॉइंट्स है ना वो हम लोग लास्ट तक डिस्कस करेंगे. ये 2 घंटे का जो आपका सेशंस रहेगा उसमें आप पूरा ज्वाइंट रहिए. ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो इकोनॉमिक्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कम से कम अगर बुक में कंटेंट्स है, सर आपने आप देखा होगा बुक में जो कम से कम चैप्टर्स है और ये कैसे पेजेस भी अगर आप बोल सकते हो तो 80 to 100 पेजेस में हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाता है. लेकिन इकोनॉमिक्स जो डियर वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. इसमें आपको कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल्स जो आने वाले हैं एग्जाम में, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आप उसको अच्छे से लिख पाओगे. इसमें आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर करना है. वो मैं बताऊंगी तुम लोगों को कैसे क्लियर करना है, क्या लिखना है हम लोग को एंड ऑल. ओके, और दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर बैठे हैं जिनका ये ऐसे होप होगा कि 100 आउट ऑफ 100 आती है क्या, यस आती है. ठीक है, तो आज इस लेक्चर के बाद, इस सेशन के बाद अपना मन बना के रखना कि हमारी 100 आउट ऑफ 100 आएगी डेफिनेटली. और दूसरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा, जो स्टूडेंट मतलब 24 तक लास्ट ईयर चला गया, अभी तक पढ़े नहीं होते ना, हमारे बहुत अनमोल रतन होते हैं सर. ठीक है, सब हाँ बहुत सब टाइप के क्लास में बच्चे होते हैं. तो ऐसे भी हमारे अनमोल रतन हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, 1 महीना पढ़ा है. तो इस 1 मंथ में भी और ये 2 घंटे के लेक्चर में भी आप मिरेकल कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वेटेज देना है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर इस सेशन में क्या करने वाले हैं सर, कवर करने वाले हैं. सो वी आर स्टार्ट विद द सब्जेक्ट वाइज वेटेज. ओके, सी द सिलेबस अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के डियर कितने चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स. अगर आप सेपरेट इंडिविजुअल देखोगे तो 11 है, क्योंकि थर्ड में ए और बी 2 पार्ट्स आते हैं. टोटल मिला के 10 चैप्टर्स है, जिसमें से अगर आप आगे के 5 चैप्टर्स देखोगे दैट मीन्स okay, chapter number 1st, chapter number 2nd, okay, 3rd A, 3rd B, chapter number 4 and chapter number 5. Yes. Okay, तो ये जो चैप्टर्स है डियर, इसमें अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे इनका जो वेटेज है, जैसे हर चैप्टर का वेटेज कैसे रहता है, एक रहती है कंपल्सरी मार्क, दूसरा रहता है विथ ऑप्शन के साथ. फर्स्ट चैप्टर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट फॉर दी
10 मार्क्स के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स का तुम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन के ऊपर। पहले हम लोग वेटेज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं डियर, देन मैं तुम लोग को ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट भी बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर में से क्या करेंगे। पहला पूरा का पूरा हम लोग वेटेज पे जाएंगे, पेपर पैटर्न के ऊपर जाएंगे, प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएंगे और चैप्टर वाइज हम लोग इंपॉर्टेंस भी करेंगे। सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी, जो सबसे छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एन फॉर द 10 मार्क्स। थर्ड ए आपका 12 मार्क्स का आएगा। थर्ड बी जो है वो आपका अगेन अगर देखोगे तो कितने मार्क्स का है, इट्स एन फॉर 12 मार्क्स, ओके। 12 मार्क्स का आपका चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस, इट्स फॉर द 10 मार्क्स। एंड चैप्टर नंबर 5 यहाँ तक आपका आता है, इट्स एन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल करने के लिए डियर जाओगे, यानी इस सब का अगर आप टोटल कर रहे हो, क्योंकि आपका जो बोर्ड पेपर रहता है इट्स फॉर 80 मार्क्स, लेकिन विथ ऑप्शन के साथ सर ये आता है 116 मार्क्स के लिए, ठीक है, विथ ऑप्शन के साथ। तो अगर आप विथ ऑप्शन के साथ देखोगे ना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना डियर, ये पूरा का पूरा विथ ऑप्शन के साथ आता है। दैट मीन्स 64 मार्क्स का आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो आप ये पॉइंट पकड़ के चलो, ये समझ के चलो कि हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहाँ पर भी रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, एवरीथिंग हम लोग को कवर करना है, ठीक है। कैसे कवर करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करें, लेकिन ये आगे की जो 5 चैप्टर्स है उसको हम लोग को पूरा का पूरा अच्छे से रीड करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 6 के बाद 6th ऑनवर्ड चैप्टर तुम लोग देखोगे तो इट्स चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9th एंड 10th, इट्स एन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें फर्स्ट आता है तुम लोग का इंडेक्स नंबर, इट्स फॉर द 11 मार्क्स। नेशनल इनकम है, इट्स फॉर द 12 मार्क्स। पब्लिक फाइनेंस 12 मार्क्स। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन ट्रेड, जिसमें से पब्लिक फाइनेंस जो है इसको मैं स्टार लगा के रख रही हूँ, नेशनल इनकम जो है उसको मैं स्टार लगा के रख रही हूँ। इसमें से हमारे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम लोग फॉरेन ट्रेड देखोगे तो इट्स ओनली फॉर द 6 मार्क। विथ ऑप्शन के साथ भी अगर तुम लोग देखोगे तो छोटा चैप्टर है, 6 मार्क का है, उसको कैसे डील करना है वो भी हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में से क्या एग्जाम में आता है, ठीक है डियर। देखो जब से सिलेबस चेंज हुआ है, जो न्यू सिलेबस आया है 21 में, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से पेपर नहीं हुआ था, और 22 का अगर आप बोर्ड पेपर देखोगे, ठीक है सर, आप 22 का बोर्ड पेपर देखिए, 23 का बोर्ड पेपर देखिए, 24th का बोर्ड पेपर देखेंगे, तो इस ट्रेंड से आपको पता चलेगा कि एवरी चैप्टर में से क्या आ रहा है, ठीक है, रिपीटेड क्या रह रहे हैं, उसके ऊपर भी सर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तुम लोग का हो गया सबसे पहले तो चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, कि कैसे यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चैप्टर वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप अभी पहले तो अपने मोबाइल से ये स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स है जो 64 मार्क्स के हैं। अगर आपने 64 मार्क्स भी यहाँ से कवर कर लिया तो यहाँ पर कुछ भी हम लोग को रिस्क नहीं लेना है। बाकी चैप्टर में हम लोग थोड़ा बहुत डील कर सकते हैं। डील करने का मतलब क्या है कि जो IMP क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, जैसे नेशनल इनकम में से क्या आता है, पब्लिक फाइनेंस में से क्या आता है, फॉरेन ट्रेड में से क्या आता है, हम लोग उस हिसाब से डील कर सकते हैं। लेकिन आगे के 5 चैप्टर्स के साथ तुम लोग को कोई भी मस्ती मजाक नहीं करने का, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट के चैप्टर्स नहीं है, दीज आर दी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है जिसमें से हमारा मैक्सिमम कवर होगा। तो डियर आपको अगर चाहिए तो पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स 5 चैप्टर्स है जो 64 मार्क्स के आएंगे। रेस्ट ऑफ दी 5 चैप्टर्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। दैट मीन्स आपका पेपर 80 का रहेगा और विथ ऑप्शन के साथ रहेगा ये 160 मार्क्स का। ओके, सो एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर, जैसे मैम ने आपको बताया कि आपका पेपर 80 मार्क्स का होता है, बट इट्स विथ ऑप्शन फॉर 116 मार्क्स, मतलब आपको एग्जाम में टोटल 116 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। बट जैसे आप सबको पता है, टाइम टेबल हम सबको मिल चुका है। आपका अकाउंट्स का पेपर इज़ ऑन 28th Feb एंड इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन इज़ ऑन 1st of March। सो आई डोंट थिंक कि ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। सबको ये पता है कि हमें इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए लेस देन 24 आवर्स हैं। करेक्ट। तो मैम जैसे अभी आपने डिस्कस किया वेटेज, तो अगर एक दिन के अंदर रिवाइज करना है इकोनॉमिक्स, जैसे 24 आवर्स भी नहीं है मेरे पास, अगर एक स्टूडेंट के पास में 24 आवर्स भी नहीं है, तो वो सबसे पहले कौन से चैप्टर्स के साथ में रिवीजन अपना स्टार्ट करे? yes. माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करे या मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करे? एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं
जिसके ऊपर उन्हें ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए? सर ये क्वेश्चन का ये आंसर देने के लिए पहले हम लोग पेपर पैटर्न के ऊपर जाते हैं। चलो। ठीक है, पेपर पैटर्न में पहले आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इट्स फॉर दी ऑब्जेक्टिव्स। सी डियर, आपका जो बोर्ड का पेपर रहता है उसका अगर आपको टोटल पता होगा तो जैसे आपने देखा होगा 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 100 मार्क्स जो है ना वो डिवाइड कैसे होती है, इट्स 80 एंड 20 में, करेक्ट। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा सेशन है ना वो 80 के ऊपर है, जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पेपर जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो। सर 20 मार्क्स जो रहती है ना ये कॉलेज के लिए रहती है, और ठीक है आप इसमें तो सेफर साइड रह जाना कि आपका ये 20 आउट ऑफ 20 आपको मिलेगा, कोई भी बचा रहेगा ना, लेकिन कॉलेज टीचर जो है, कॉलेज जो है ना वो आपको देख के 20 मार्क्स नहीं दे रहे, वो अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए 20 मार्क्स आपको देने वाले हैं। तो हम लोग को जो मेहनत करनी है ना, जो अपने एफर्ट्स आने ना, वो किसके लिए डालना है, 80 मार्क्स के लिए। तो 80 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहता है इट्स एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स का रहेगा। अभी ऑब्जेक्टिव्स में भी तुम लोग देखोगे तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, लाइक करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, कोरिलेशन आता है, देन इकोनॉमिक टर्म है, ऑड वर्ड आउट है, कंप्लीट द स्टेटमेंट है, चूज अ रॉन्ग पेयर, असर्शन एंड रीजनिंग आएगा, एंड आइडेंटिफाई आएगा। लेकिन इसमें से भी ठीक यस डियर, सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है जो 20 मार्क्स का है, अब उसमें आपको 8 ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़्यादा क्या आता है, सी डियर अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो कम से कम क्वेश्चन इसमें ही होते हैं। अगर आपने ओसी देखा होगा, एसपी देखा होगा, तो क्वेश्चन हम टोटल मिला के 8 क्वेश्चंस रहते हैं। बीके को अगर हम लोग देखेंगे तो 7 क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन आप ये थोड़ा ध्यान देना कि इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो वेटेज है वो बहुत ही ऐसे डिवाइड हो जाता है, इसीलिए वो पेपर ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो टाइम पे वो कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा तो भी आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पहले आप डियर ये देखो कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, इट्स फॉर दी 20 मार्क्स का रहेगा, जैसे ए, बी, सी और डी। तो इसमें ज़्यादा करके कौन से क्वेश्चन आते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपने बोर्ड पेपर अगर देखे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ा होगा, रीड किया होगा, तो जो ट्रेंड चल रहा है 22 का, 23 का, 24 एंड एक्सपेक्टेड 25 में क्या आने वाला है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोर्ड पेपर से जो मैं बाद में तुम लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि 22 में क्या आया है, 23 में क्या आया ना। यस डियर, 2024 में, यानी हम लोग लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। 2024 में अगर आपने लेटेस्ट देखा होगा तो आपने अगर बोर्ड पेपर सॉल्व किए होंगे, मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रही हूँ कि अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको ध्यान देना है तो आप पहले से बोर्ड पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, बोर्ड पेपर के ऊपर ज़्यादा आप फोकस करोगे। बोर्ड पेपर जैसे 22, 23 एंड 24 के ऊपर। 24 में जो क्वेश्चंस आए हैं, इट्स एन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया रहता है। देन सेकंड बी दिया है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। थर्ड दिया है इकोनॉमिक टर्म्स, एंड फोर्थ वन दिया है कंप्लीट द कोरिलेशन। ठीक है, ये 20 अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो कि 24 में क्या आया हुआ है। 24 में है करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द ऑड वर्ड आउट है, गिव द इकोनॉमिक टर्म्स है और कंप्लीट द कोरिलेशन है। 23 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आए हैं, फाइंड द ऑड वर्ड आउट है, गिव द इकोनॉमिक वर्ड टर्म्स है, एंड असर्शन एंड रीजनिंग है। और लास्ट अगर हम लोग 22 न्यू सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो अगेन कंप्लीट द कोरिलेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड असर्शंस एंड रीजनिंग है। तो मैं अपने हिसाब से तुम लोग को सजेस्ट करूंगी डियर कि आपको इसमें से ज़्यादा पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन ज़्यादा करके किसके ऊपर ध्यान देना। ये जो 8 ऑप्शंस आपको मिले हैं उसमें आप इकोनॉमिक टर्म अच्छे से करके जाना, एक ये चीज़। ठीक है, इकोनॉमिक यानी वन वर्ड आंसर जो है वो अच्छे से करके जाना, चूज द करेक्ट ऑप्शन करना, को रिलेशंस आप अच्छे से करके जाना, और उसके अलावा फाइंड द ऑड वर्ड आउट। तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा क्योंकि ट्रेंड ये बता रहा है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, हम लोग को किसके ऊपर ध्यान देना है। इसके ऊपर फर्स्ट वन चूज द करेक्ट ऑप्शन है, को रिलेशन के ऊपर, इकोनॉमिक टर्म के ऊपर, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। ओके, ज़्यादा करके रॉन्ग पेयर नहीं आता है, असर्शन और रीजनिंग
कम आता है, मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगी कि आपको किसी स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि असर्शन एंड रीजनिंग हम लोग को कैसे लिखना है। ये वाले जो पीछे है 6, 7 एंड दिस वन, ये एग्जाम में बहुत काम आते हैं, तो आगे वाले तुम लोग ज़्यादा फोकस करोगे। यस, दिस इज एन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर तुम लोग देखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव्स का हो गया। तो अगर तुम लोग देखोगे तो 5 मार्क्स तुम लोग की 5 करके 4 ऑप्शन आएंगे, A, B, C एंड D। तो टोटल मिला के तुम लोग का जो पेपर यहाँ पर रहेगा, इट्स एन फॉर द 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अगेन तुम लोग सेकेंड क्वेश्चन का वेटेज अगर देखोगे, मतलब टोटल अगर फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सी दिस इज इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 20 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इट्स फॉर दी 12 मार्क्स के लिए आता है। ओके, 12 मार्क्स देखो कैसे आएगा, जिसमें आपको 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई। यस सर, अभी हम लोग ने बताया स्टूडेंट्स को कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो ऑब्जेक्टिव्स का है, 20 मार्क्स का आता है, जिसमें अलग अलग 8 ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, 8 ऑप्शंस में से ज़्यादा करके कौन से ऑप्शन रिपीटेड होते हैं वो मैंने बच्चों के साथ अभी डिस्कस किया, और एज पर ट्रेंड के हिसाब से 22 में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, या 23 में कौन से आए हैं, 24 में कौन से क्वेश्चन आए, तो वो इसके हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, इट्स फॉर द 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ना सर, इट्स फॉर द 12 मार्क्स। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट जो है वो क्या है, इट्स एन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन को समझो क्या दिया हुआ है। मैम, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूजुअली बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्या हमें क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं? करेक्ट, ये सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया फाइंड द ऑड वर्ड आउट, गिव द इकोनॉमिक टर्म, तो क्या हम लोग को पूरा स्टेटमेंट, पूरा सेंटेंस भी लिखना है क्या? नहीं डियर, आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। आप अपने एग्जाम में, अपने क्वेश्चन पेपर में पहले तो क्वेश्चन रीड करना, जहाँ पर लिखा हुआ है री राइट द सेंटेंस, वहाँ पर ही आपको सेंटेंस लिखना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, और कोई ऐसे डरना नहीं है। आप अगर बोलोगे कि मैंने सिर्फ आंसर लिख लिया तो मेरी मार्क्स कट होगी, नहीं कट होगी। आप अगर सर्टिफाइड कॉपी के हिसाब से जाओगे, कि जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लेके आए, उन्होंने भी डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर 24 में जो चारों ऑप्शन सर आए थे ना, तो उसमें कहाँ पर भी रीराइट द सेंटेंस नहीं था, तो डायरेक्टली जैसे फर्स्ट आया था ऑड वर्ड आउट क्या है, को रिलेशंस है, तो बच्चों ने डायरेक्टली आंसर लिखा है और उनको आउट ऑफ मार्क्स मिली है। तो एक ये चीज़ आप ध्यान पे रखना, जहाँ पर भी लिखा होगा री राइट द सेंटेंस, उधर आपको सेंटेंस लिखना है। लेकिन अगर जैसे डायरेक्टली वहाँ पर लिखा है चूज अ करेक्ट ऑप्शन, तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करो, आंसर लिख लो। ठीक है, वहाँ पर लिखा है कंप्लीट द को रिलेशन, तो को रिलेशन बताना। अभी कंप्लीट द को रिलेशन का मतलब क्या होता है? को रिलेशन मतलब क्या, एक लिंक, एक रिलेशन बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल तुम लोग को कि आपके एग्जाम में आ गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल स्टडी है, तो मैक्रो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट स्टडीज हो गई, तो ये को रिलेशन हो गया। तो आप डायरेक्टली अगर आंसर भी दोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड है, तो उसका को रिलेशन क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन लंपिंग मेथड है। तो आपने डायरेक्टली अगर लंपिंग मेथड भी लिख लिया, अपना आंसर भी लिख लिया, तो आपको पूरी मार्क्स मिलेगी। मतलब आपकी मार्क्स यहाँ पर कट नहीं होने वाली है, एकदम टेंशन फ्री बिंदास होकर तुम लोग लिख सकते हो। लेकिन ये याद रखना, जहाँ पर री राइट द सेंटेंस होगा ना, उधर आपको लिखना पड़ेगा सेंटेंस। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 20 आउट ऑफ 20 आपको यहाँ पर लेना ही है एनी हाउ। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है ना, ये 2 पार्ट में सर डिवाइड हो रहा है। इट्स फॉर द 12 मार्क्स के लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए जो रहेगा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। मतलब क्या रहता है, एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा, आप उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, और रीड करने के बाद उस कॉन्सेप्ट को आप आइडेंटिफाई करो, और उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, जैसे अभी बच्चे बोलते हैं कि हम लोग को कैसे लिखना है और इसमें कंटेंट कितने होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे आएगा ना डियर, आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट एनी 3। ओके, अटेम्प्ट एनी 3 आपको अटेम्प्ट करना है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल आपका कितना हो गया, 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स के लिए, यानी एक आंसर के लिए आपको कितनी है, 2 मार्क्स। तो इस 2 मार्क्स में आपको कितना कंटेंट्स लिखना है। सी डियर, पहले तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कॉन्सेप्ट को, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। आपने स्टेटमेंट पढ़ा,
आपको वहाँ से समझ में आया तो आप वहाँ से पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसका आइडेंटिफाई करके कॉन्सेप्ट लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे हम लोग अगर सजेस्ट करें बच्चों को तो एक्सप्लेनेशन जो आपका है ना वो कम से कम कितना है ना, हाफ पेज में जाना चाहिए। अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से लिखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पैराग्राफ इज अ बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है तो उसमें आपको पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। हर जगह हम लोग पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना, एक अच्छा खासा पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिखना, यानी हाफ पेज में आपका कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा वापस आ रही हूँ। उसमें जैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखा, जैसे फर्स्ट आपने फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में फर्स्ट आया चूज अ करेक्ट ऑप्शन, आपने ये कंप्लीट कर लिया, ओके। तो सेकंड जब आप स्टार्ट करो ना, एवरी आंसर एंड न्यू आंसर स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज, ओके। सेकंड आपने जैसे कोरिलेशन है तो आप सेकंड पेज से स्टार्ट करोगे। देन थर्ड आता है ऑड वर्ड आउट, तो न्यू पेज से स्टार्ट करोगे। ऐसे करके एवरी आंसर एंड न्यू आंसर स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। वैसे अगर हम लोग आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें आपने हाफ पेज पे लिखा, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन सेम है। बट अगर सेकेंड क्वेश्चन आया, जैसे सेकेंड का बी पार्ट है, उसको आप न्यू पेज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। एवरी न्यू आंसर स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। सब आंसर है इसका, देखो ये डिफरेंस बिटवीन जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, ये इसका सब आंसर है, तो भी आपको क्या करना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अभी हम लोग बात करते हैं डियर डिस्टिंग्विश बिटवीन, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कितने आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, और हम लोग को कितनी पॉइंट्स लिखना है। तो डिस्टिंग्विश जो है, डिफरेंस बिटवीन जो है ना डियर, वो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएंगे, ये टोटल मिला के आपको 3 अटेम्प्ट करना है, 5 आपको मिले रहेंगे, एनी 3 आउट ऑफ 5, ईच कैरिंग अगेन यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 3 ईच कैरिंग 2 मार्क्स, दैट मीन्स अगेन इट्स फॉर दी 6 मार्क्स, ओके। तो आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंग्विश जो है वो 6 मार्क्स का आएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन को मिला के आपका टोटल कितना होता है, 12 मार्क्स का। यस, अभी डिस्टिंग्विश में डिफरेंसेस में सर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 2A आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, इसको लिखने का कोई तरीका होता है मैम? जैसे अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मुझे वहाँ पर क्या ये लिखना जरूरी है, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट एंड उसका नाम, एंड सेकंड बी पॉइंट एक्सप्लेनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन, क्या ये 2 वर्ड्स मुझे लिखने जरूरी है? यस सर, आपने फर्स्ट जैसे स्टार्ट किया आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, तो आपको कंसेप्ट वहाँ पर वर्ड लिखना पड़ेगा, और फिर वहाँ पर जो राइट आंसर उसका होगा वो लिखने के बाद उसका नीचे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन, कि ये कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है, इट्स एन प्रॉपर मेथड, ठीक है। ये आपको हेड पॉइंट्स देनी पड़ेगी। और अगर हम लोग बी पॉइंट के लिए बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा डियर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी बुक के हिसाब से। अभी तक मैंने जो देखा हुआ है अपने 23 इयर्स के एक्सपीरियंस में, तो डिस्टिंग्विश जो रहता है ना, नॉर्मली अगर हम लोग टेक्स्ट बुक में भी देखते हैं ना सर, आपने भी देखा होगा टेक्स्ट बुक में, जैसे अभी डिस्टिंग्विश है तो कितने मार्क्स का है, इट्स फॉर दी 2 मार्क्स। तो कितनी पॉइंट्स लिखनी चाहिए, पहले तो ये है। देखो अगर आप 2 मार्क्स के लिए देखोगे तो ऐसे भी डिस्टिंग्विश होते हैं जिसमें 2 या 3 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख पाते, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ आपको, अगर हो रहा है, पॉसिबल है, तो 4 पॉइंट्स लिखना, नॉट मोर देन 4 पॉइंट्स। लेकिन 4 पॉइंट अगर तुम लोग लिखोगे तो इट्स बेटर, ठीक है। लेकिन कोई कोई डिस्टिंग्विश ऐसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल है फर्स्ट चैप्टर का जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, उसमें आप 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, ओके। तो उसमें आपने 3 पॉइंट्स लिखा तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगी 2 में से 2, ठीक है, पूरी मार्क्स मिलेगी। लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करी हूँ सर। बुक्स में क्या होता है ना, जो डिस्टिंग्विशन है उसको हेड पॉइंट्स नहीं दी हुई है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को ऐसे सजेस्ट करूंगी डियर कि जब आप डिस्टिंग्विश लिखोगे ना, उसकी हेड पॉइंट्स लिखना। लाइक फर्स्ट वन, आपने अगर लास्ट ईयर का पेपर जो देखा होगा, जो बोर्ड पेपर में तीनों बच्चे जिन्होंने टॉप किया हो है, उनका सबका डिस्टिंग्विश ना वो हेड पॉइंट के साथ है। लाइक आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा मीनिंग है, सेकेंड पॉइंट लिखा नेचर है, थर्ड पॉइंट लिखा टाइप है, तो उसको आप क्या दो, हेड पॉइंट्स दो। अगर आप हेड पॉइंट्स लोगे तो यहाँ पर आपका जो रिस्क फैक्टर है, मतलब आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगी ही मिलेगी। और हम लोग को ये ट्राई करना है कि यहाँ पर हम लोग को कहाँ पर भी हमारी मार्क्स कट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका फोकस किसके ऊपर है कि मुझे क्या करना है, 100 आउट ऑफ 100 लेना है, ठीक है। तो पॉइंट्स आपकी कितनी होगी, इट्स फॉर द 2 मार्क्स के लिए आपको कितनी पॉइंट्स लेना है, 3 to 4। जहाँ पर 3 है तो भी चलेगा, जहाँ पर 4 होगी तो वेल एंड गुड, 4 लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर तुम लोग का क्या होता है, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आपने अगर वेटेज देखा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
सर क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी 12 मार्क्स जो है क्वेश्चन नंबर 2 में वो कवर हो जाएगा। मतलब 20 हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखा, सेकंड क्वेश्चन में अपन कितनी मार्क्स है, 12 मार्क्स। एक और मेरा मैम छोटा सा डाउट यस था, यस जैसे सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर बहुत बार डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, यस, सो क्या वो क्वेश्चन बच्चों को अटेम्प्ट करनी चाहिए या दूसरे क्वेश्चन को उनको प्रायोरिटी देना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन सर। जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है, लाइक आपने देखा होगा परफेक्टली ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से, या फिर और भी जैसे वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड yes. के हिसाब से, तो उसमें डायग्राम से अगर पॉसिबल है डायग्राम वाले जो डिस्टिंग्विश आ रहे, डिफरेंस आ रहे, तो पहले आप उसको प्रायोरिटी दो, उसको पहले प्रेफरेंस हो, क्योंकि वो अगर आप लिखोगे तो उसमें आपकी सेफर रिस्क फैक्टर आपका कम हो गया, मतलब वहां पर आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगी। और अगर हम लोग ड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो हमारा कुछ ज़्यादा टाइम लगने नहीं लगता है, ठीक है। आपको ऐसे फ्री हैंड से आप ड्रॉ कर सकते हो, लाइक डिमांड कव है, सप्लाई कव है, तो आप डायरेक्टली उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोप का स्लोप दे सकते हो, तो इट्स एन फ्री हैंड, तो उसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं जाता है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था सर ने जो पूछा कि उसमें मार्क्स हम लोग को फुल आउट ऑफ मिलती है। यस, Okay, now we will be discussing question number 3. 3. यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लाइक अ शॉर्ट नोट की तरह आपका रहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें अगर तुम लोग देखोगे तो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस रहता है आउट ऑफ 5, ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। एनी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको कितने मिले रहेंगे, 5। 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ईच कैरिंग 4 मार्क्स, यानी टोटल मिला के अगर तुम लोग देखोगे तो ये कितने का है, 12 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग डियर देखोगे तो मैं आगे चल के ट्रेंड के हिसाब से बताऊंगी कि ये 3 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन ज्यादा करके रिपीट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जैसे हमारा पेपर पैटर्न सब कंप्लीट होगा ना, तो मैं बच्चों को ट्रेंड बताने वाले हूँ कि कौन से क्वेश्चन जहाँ कहाँ से ज्यादा रिपीट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप 3 अटेम्प्ट करोगे, ईच कैरिंग 4 मार्क्स। अब यहाँ पर बात क्या आती है, 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा ना, वो कैसे रहेगा, 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इसमें आपको कितना कंटेंट्स लिखना है, ठीक है। लाइक आपको एग्जाम में मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा 24 का या 23 का पेपर आया है, उसमें कैसे आता है, यूटिलिटी चैप्टर है, डिमांड चैप्टर है, उसमें से ऐसे बोलते हैं एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन एनी 4 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। तो आपसे पूछा कितना गया है, 4 पॉइंट्स। अगर मैं बात कर रही हूँ यूटिलिटी की, आपके एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ गया कि एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो आपको कितना एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन 4 ही पॉइंट्स करनी है, याद रखना। पर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम लोग को एक ट्रिक दे के रखी हूँ। देखो जैसे आपने स्टार्ट किया ना, तो यूटिलिटी के साथ टोटल मिला के पॉइंट्स कितनी है, 10, ओके। तो आप क्या करो, थोड़ा सा जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज अ वांट, सैटिस्फैक्शन, पावर ऑफ द कमोडिटी एंड ऑल, जो आपको इंट्रोडक्शन में पता है, ठीक है। फिर आप फीचर्स से स्टार्ट करो, फीचर्स में आपको जितनी पॉइंट्स आती है ना, उसकी आप क्या करो, हेड पॉइंट्स लिख लो, और लिखने के बाद अगर आपको याद है तो लिखो, और एक्सप्लेन कितना करना, जितना बोला गया है। लाइक आपको 4 पॉइंट्स बोलिए तो आप 4 पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद आपका जो मतलब अदर पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, उसकी सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। ये याद रखना डियर, मुझे भी पता है जो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कंटेंट्स आते हैं, उनको ऐसे लगता है कि मुझे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो मैं 4 पॉइंट्स क्यों लिखूँ, मैं 7 पॉइंट्स लिखूंगी, मैं 8 पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स लिखेंगे। पर इसके साथ आप ये भी याद रखना कि आपका पेपर भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एकदम खुश होके एकदम एक्साइटमेंट में आपने 10 पॉइंट्स लिख तो लिया, लेकिन ऐसे पीछे पता चला कि हमारा पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो हम लोग को सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक जो ट्रिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने 4 पॉइंट्स लिख लिया, 4 पॉइंट्स लिखा, तो अदर पॉइंट्स की आप क्या करो, हेडिंग्स लिख लो। अगर आपने हेड पॉइंट्स लिखे तो आपका पेपर चेक करेगा ना, उसको समझ में आएगा कि जो बच्चा है ना, इसने पूरा पढ़ के आया है, पूरी तैयारी के साथ बच्चा आया है, इसको 10 पॉइंट सब पता है, लेकिन उसने लिखा कितना है, जितना पूछा गया है, और जितना इसका वेटेज है, जितना इसका टाइम अलॉट किया हुआ है, उस हिसाब से तो आपने एक्स्ट्रा भी कवर कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पर थियरी में आपकी मार्क्स ही नहीं कटेगी, आउट ऑफ आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल सकती हैं। ओके, सो मैम ये तो रही बात वैसे क्वेश्चंस की जहाँ पर एनी 4 लिखा गया होता है, पर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, करेक्ट, तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे? अगर आप 4 मार्क्स के हिसाब से सर देख रहे हो ना, तो मैक्स टू मैक्स आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखना है। जैसे कोई भी आंसर आप डायरेक्टली स्टार्ट मत करना, ये एक अपने ध्यान पे रखना डियर। आपको कोई भी, जैसे अभी सर ने क्या पूछा पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिया, यूटिलिटी के ऊपर, तो डियर आपको डायरेक्ट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी स्टार्ट नहीं करना है, डायरेक्टली रीजंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट नहीं करना है।
हम लोग को पहले क्या देना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन या तो मीनिंग करके आप हेड पॉइंट। इंट्रोडक्शन जो है ना एटलीस्ट आपका थोड़ा सा 5-6 सेंटेंसेस में होना चाहिए, बट इंट्रोड्यूस करना है जो आप लिख रहे हो। लाइक सर ने ऐसे पूछा रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसकी अगर आप टोटल पॉइंट्स देखोगे तो 8 पॉइंट्स है, ठीक है, 8 पॉइंट्स है। तो इसमें आप कितना एक्सप्लेन करोगे, देखना अभी एक ही क्वेश्चन क्या होता है, कभी लॉन्ग आंसर में भी आता है, कभी शॉर्ट आंसर में भी आता है। तो आपको उस चैप्टर के उस क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से जाना है। अगर 4 मार्क्स में आ रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट, 6 to 7 पॉइंट्स आपने लिखा ना तो मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो एंड 6 to 7 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो इंट्रोडक्शन के साथ कहाँ पर डेफिनेशन होगा वो भी लिखेंगे, वो तो मैं तुम लोग को बाद में प्रेजेंटेशन में बताने वाला, वो डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से। लेकिन नॉर्मली शॉर्ट नोट के हिसाब से आंसर दी फॉलोइंग में आपका कितना होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन होगा, फिर जितना पूछा गया हुआ है उतना ही आप बताओगे, नहीं पूछा गया है तो आप क्या करोगे, 6 to 7 पॉइंट्स बताओगे। यानी आपका जो आंसर है मेरे ख्याल से जो टेंटेटिव पेजेस बता रही हूँ वो कितना जाएगा, 2-2.5 पेजेस में जाएगा, ठीक है, 2-2.5 पेजेस में जाएगा। वो तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एज अ यूर स्टूडेंट ऑफ जेके शाह क्लासेस के स्टूडेंट्स हो। आपने देखा होगा कि कल से हमारे प्रीलिम्स के राउंड चालू है, ठीक है। तो कल का जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर ही डिस्कशन करें, तो कल के पेपर के लिए पहले तो मैं तुम लोग को ऑल दी बेस्ट बोल दूं, ठीक है। डियर ये याद रखना कि आपका अभी का जो प्रीलिम है उसको आप बहुत अच्छे से फोकस करो। एज एन टीचर होने के बाद, एक एक्सपीरियंस टीचर होने के बाद हम लोग ने देखा हुआ है कि जो बच्चे प्रीलिम्स देते हैं 80 मार्क्स अच्छे से सर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उनकी जो ये जो रिजल्ट आती है बोर्ड पेपर में कंपैरेटिव अगर हम लोग करेंगे तो उनका बोर्ड रिजल्ट कैसे आएगा। अभी प्रीलिम तुम लोग ने दिया, उसका अपना परसेंटेज निकालो कितना आता है, और आपको बोर्ड पेपर में वापस तुम लोग देने वाले हो, अब तो आपका 3 to 4% बढ़ने वाला ही है। तो अभी आप अच्छे से ध्यान देना, कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसीलिए आज इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू रहो, ठीक है। यस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज अग्री एंड डिसएग्री। यस मैम। यस, सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट हम लोग ने क्या कंप्लीट किया बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ऑब्जेक्टिव्स, इट्स फॉर द 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें 2 पार्ट है, ए एंड बी। ए है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, सेकंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन 6 and 6, 12 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कंप्लीट किया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगेन इट्स फॉर द 12 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो दिया है स्टेट द विथ रीजन, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्टेट विथ रीजन, मतलब जो आप आंसर करोगे उसका आपको क्या बताना है, रीजंस भी बताना है, अग्री या डिसएग्री, ठीक है। जो आपको स्टेटमेंट देना होगा, आप ये पहले समझना, आपको पहले से अच्छे से क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना, ठीक है। और उस स्टेटमेंट के साथ आप अग्री हो या डिसएग्री, पहले आपको वो क्लेरिफाई करना है। यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, नो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो पहले तो आपका जो आंसर है वो पहले क्या है ना, स्टेटमेंट को क्लियर करना है, फिर उसका क्या आपको बताना पड़ेगा, रीजंस बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, अटेम्प्ट एनी 3 out of 5, 3 क्वेश्चन आपको अग्री और डिसएग्री के अटेम्प्ट करने हैं, ईच कैरिंग 4 मार्क्स। अगेन दिस इज इन फॉर 12 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ सर यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? जैसे आइडेंटिफाइड कंसेप्ट्स के अंदर हम ए और बी पॉइंट बनाते हैं, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली अग्री डिसएग्री के अंदर शायद वहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स बनते हैं, स्टेटमेंट, आंसर एंड रीजंस। जैसे स्टेटमेंट के अंदर बहुत बार कॉलेज के अंदर टीचर्स मार्क्स काटते हैं अगर वो स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं, क्या ये सही बात है? सर देखो, एज पर अगर हम लोग ने देखा है कि ये एक्चुअली आंसर लिखना कैसे चाहिए, पहले तो हम लोग को क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को फर्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेटमेंट को अग्री और डिसएग्री, मतलब वो आंसर आपको लिखना है, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, नो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। उसके बाद आपको सेकंड जो हेड पॉइंट देना है वो क्या लिखना पड़ेगा, रीजंस। इसके आप रीजंस लिखोगे, तो रीजंस कितने लिखने हैं यहाँ पर हम लोग देखो आते हैं। पहले आप लोग ने आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में क्या मैंने क्या बोला था कि उसमें अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तुम लोग पॉइंट्स में लिखो,
Yes. ठीक है, पॉइंट्स में लिखो, इसके जो रीजंस है वो आप किस में लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे, ठीक है, 1 2 3 टोटल मिला के आपको कितनी पॉइंट्स लिखना है, मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स 4 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, तो इसमें कम से कम बता रही हूँ, कम से कम 4 पॉइंट्स आपको लिखना ही पड़ेगा। और इस पेज का जो आपका लेंथ जाना चाहिए, तो कितना जाना चाहिए, एक पेज को तो क्रॉस होना ही चाहिए, Yes. ठीक है, एक पेज को तो क्रॉस होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा एक पॉइंट में भी ऐसा नहीं कि एक ही सेंटेंस लिख के छोड़ देने का है, नहीं, अच्छा खासा उसका एक्सप्लेनेशन दो, अच्छा खासा उसका आप रीजन दो, तो ऐसे करके आप 4 पॉइंट्स में उसको कवर मतलब यहाँ कर पर सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों को नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं नहीं लिखने, लिखना है, yes. क्योंकि बहुत बच्चों का ये डाउट्स आता है कि सर कॉलेज के अंदर हमने क्वेश्चन नहीं लिखा इसलिए मैं 0 मार्क्स दिया है। नहीं सर, तो आपको डायरेक्टली आंसर लिख के यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट फॉलोड बाय रीजन। रीजंस, अब मैम रीजंस के अंदर जैसे अगर वो पूछते हैं एक्सेप्शंस का, समझो क्वेश्चन आया एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, यस, अग्री डिसएग्री के अंदर आ गया, देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, तो बच्चे वहां पर डिसएग्री करेंगे, बट रीजंस के अंदर क्या उन्हें हेड पॉइंट्स के साथ में आंसर लिखना अगर सर हेड पॉइंट्स के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बेटर है? क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हम्म। पड़ता है। देखो डियर, आपके पेपर में आपको कंटेंट्स बहुत आते हैं, ये मुझे भी पता है, पूरा साल आपने पढ़ा है और कि आपकी टीचर ने आपको बहुत कुछ पढ़ा लिया होगा, तो आपने पढ़ा बहुत है, आपके पास कंटेंट्स बहुत भर भर के पढ़े हैं, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, आप घर पे भी रोज़ खाना खाते हो, ठीक है सर, दाल राइस रोज हम लोग घर पे Yes. खाते हैं, जब हम लोग रेस्टोरेंट में दाल राइस खाने के लिए जाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है सर, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का डिफरेंस, प्रेजेंटेबल होता है। हाँ वहाँ पर प्रेजेंटेशन का, तो ये एक याद रखना कि आपके बोर्ड पेपर में क्वालिटी के साथ क्वांटिटी दोनों बैलेंस होने चाहिए। आपके पास अभी क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, क्वालिटी भी ऐड करना है। जैसे सर ने अभी बताया कि एक्सेप्शंस में, अजम्पशन में हमारे पास हेड पॉइंट्स है, तो उनको हेड पॉइंट्स को लिखो, अंडरलाइन करो, लेकिन इतना भी हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा पेपर भी कंप्लीट होना चाहिए, तो आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ पर हेड पॉइंट पॉसिबल हो रही है तो वहाँ पर लिखना है हम लोग को। और एक और क्वेश्चन था मैम, जैसे 2 कंसेप्ट्स हैं, लेबर सप्लाई एंड गिवन गुड्स, Yes. तो अगर वो एक्सेप्शन के अंदर आए तो क्या मुझे उतना बड़ा आंसर लिखना है? ये 2 पॉइंट्स जो है ना सर, बहुत बार गिवन गुड्स की जो है, इन्फीरियर गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत बार, या लेबर सप्लाई जो है वो काफ़ी टाइम, एक अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से, आईएमपी के हिसाब से देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, Yes, बहुत ठीक बार है, आए। बहुत बार है। तो इसमें अगर मैं अपने तरफ से बताऊंगी तो पहले तो आप एग्री और डिसएग्री जो स्टेटमेंट होगा वो लिखेंगे, देन गिवन गुड्स का आपका जो कंटेंट्स है विद एग्जाम्पल के साथ, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसके लास्ट में अगर आपने देखा होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में आते हैं, Yes. तो हो सके, पॉसिबल हो सके तो इसका लास्ट में अगर आपने देखा होगा नोट्स में भी एक डायग्राम ड्रॉ Yes. किया हुआ है, तो वो हो सके पॉसिबल तो डायग्राम ड्रॉ करके देखना कि ये एक्सेप्शनल का वहां पर आएगी, तो एक्सेप्शनल का वहां पर हम लोग वैसे सेम लेबर सप्लाई में भी होता है। आपने लेबर सप्लाई में देखा होगा कि एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक लेबर का जो वेजेस है, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके काम करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जो सप्लाई कर्व है वैसे नॉर्मली क्या होती है, अपवर्ड स्लोप में जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बैकवर्ड बेंडिंग होती है, ठीक है, हम लोग ने ये नोट्स में देखा हुआ है। तो वो Yes. बैकवर्ड बेंडिंग का जो सप्लाई कर्व का डायग्राम है अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसमें प्रेजेंटेशन सर ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। Okay. तो वैसे ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन वाला, ऐसा कुछ डायग्राम वाला अगर आंसर आपको आ रहा है तो पहले उसके ऊपर तुम लोग ध्यान देना बेटा। Okay. Next question is question number 5. वेरी That is, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Study the following figure passage and answer the question given below. हाँ सीरियर, अब यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो क्या दिया हुआ है आपके नोट्स में, देखो दिया है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड सेक्शन जो है वो केस स्टडी है, यही होता है केस स्टडी, जिसमें आपको टेबल भी आ सकता है, फिगर्स भी आ सकते हैं, पैसेजेस भी है, आंसर द क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। या तो आपको एक टेबल दिया रहेगा, जैसे यूटिलिटी चैप्टर है उसमें टी और एमयू का टेबल दिया रहेगा, उसके 3 या 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, डिमांड है, सप्लाई है, उससे रिलेटेड है, नेशनल इनकम है। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर देखोगे ना तो ये एकदम से, मतलब मैं बोलूँगी ईजी क्वेश्चन, Yes, very easy. वेरी इजी क्वेश्चन। इसीलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके क्यों रखा है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका अगर तुम लोग वेटेज भी देखोगे ना डियर, तो अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, ठीक है, 2 अटेम्प्ट आपको करने हैं। ईच कैरिंग कितनी मार्क्स हो रही है बेटा, 4 मार्क्स का है, टोटल मिला के 8 मार्क्स का। कहाँ पर आकर आप
ऊपर देखोगे शॉर्ट नोट में, सर अगर आप लोग शॉर्ट नोट के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग को 2-2.5 पेजेस लिखना पड़ता है, इतने सारे कंटेंट्स लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे ना तो 4 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम लोग को एक ही सेंटेंस में क्या करना है, आंसर देना है। और यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, फटाफट कंप्लीट भी हो जाते हैं, आंसर भी बहुत ईजी होते हैं। तो केस स्टडी आपको, अच्छा एक बात मैं तुम लोग को और डिस्कस करना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कभी ऐसे क्लास में भी मेरे से पूछा हुआ है कि मैम जो ये क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो टेबल्स रहती है या फिर जो आइडेंटिफाई ये क्वेश्चंस रहते हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्या ये टेक्स्ट बुक के जो पीछे लास्ट में एक्सरसाइज दिया है उसमें से ही आते हैं? सीधे अगर हम लोग बात करें एसपी और ओसी की थियरी सब्जेक्ट में, तो वो टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन हैं ना वहाँ से ही आते हैं। बट सर जैसे हम लोग ने पहले से डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कॉन्सेप्चुअल, हाँ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको इतना पूरा का पूरा ऐसे जो टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा आइडेंटिफाई या इकोनॉमिक वर्ड्स वो वैसा का वैसा आएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं। क्वेश्चंस वैसे आ सकते हैं लेकिन थोड़े ऑब्जेक्टिव्स अपने हिसाब से भी फ्रेम होते हैं, तो इसके ऊपर इसीलिए मैंने पहले ही बोला था डियर कि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो पैसेज पैराग्राफ जो है, अगर आपने एक बार कोई चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो आपको जो भी क्वेश्चन आने दो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया रहेगा वो ही पूछेंगे। आपने एवरी ईयर का पेपर देखा हो, 22 का, 23 का एंड 24 का बोर्ड पेपर, तो टेबल एक ही आया है सर। आपने टी और एमयू की टेबल्स देखी होगी, 2 बार रिपीट हो चुकी है, लेकिन उसके जो आपने क्वेश्चन देखे ना वो क्या है, डिफरेंट है। और दूसरा अगर आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या है, जो रेस्पॉन्ड दे रही है, ठीक है, जो डिमांड का क्या दे रही है, रेस्पॉन्ड दे रही है, उसके क्वेश्चन कभी ट्रू फॉल्स में पूछे हैं, किस में, 1 वर्ड में पूछे हैं। तो आपने एक बार अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो पैसेज पैराग्राफ कोई भी आने दो, आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। और ये बहुत ही इजी रहेगा तुम लोग के लिए। इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, छोटे छोटे आंसर्स रहेंगे, 4 सेंटेंस रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही स्टेटमेंट में एक ही सेंटेंस में उसका आपको आंसर करना है। अभी ये जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर क्या मुझे क्वेश्चन लिखना है कि डायरेक्टली आंसर ही लिखना है? डायरेक्टली आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है जो आपसे पूछा गया। देखो सर क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल मिला है, फिगर मिला हुआ है, पैसेज मिला है, उसको आपको क्या करना है, स्टडी करना है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। मतलब आपको वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत, हाँ ये एक अपना वो देखो एग्जाम, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, एकदम रिलैक्स होके देंगे, कोई पैनिक नहीं होना है। मैंने तो बहुत सारे बोर्ड पेपर में सर ऐसे देखा है ना कि बच्चे घबरा जाते हैं ना और क्या कर लेते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि आपका ये बोर्ड का पेपर रहता है, सप्लीमेंट रहता है, तो बच्चे को आपको लिखना कहाँ पर है, लाइक यहाँ पर एक मार्जिन रहता है, तो आपने यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2 उसका ए, ठीक है, और आपने डायरेक्टली आंसर एक ही बार लिखने का, पैनिक नहीं होना है। टीचर ने देख लिया, फिर बीच में क्या सर क्या करते हैं बच्चे, फिर से बीच में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 उसका ए, फिर नीचे लिखेंगे। ऐसे नहीं करने का है, डरो मत, पैनिक मत हो, आप अपने हिसाब से रिलैक्स होके जाओ। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद को, ओवर कॉन्फिडेंस होके नहीं जाने का है। कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्ड करो, और वो कॉन्फिडेंस कभी आएगा जब आप अच्छे से स्टडीज करोगे। अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के लिए जाओगे तो सर ने पहले क्या बताया कि 40 डेज, ठीक है। अगर मैं अपने हिसाब से तुम लोग को बोलूँ 40 डेज 10 आवर्स पढ़ाई करोगे क्या, 10 घंटे सर करेंगे क्या बच्चे, ठीक है। अगर हम लोग 10 घंटे के हिसाब से पढ़ना चाहिए सर, अभी तो एक हाँ हाई टाइम है, और नया साल कुछ नई शुरुआत तो करो भाई, ठीक है। तो 25 में अगर हम लोग एक 40 डेज के हिसाब से सर ने बताया 40 दिन हमारे पास, अगर हम लोग 10 आवर्स के हिसाब से भी पढ़ाई करते हैं तो सर टोटल मिला के कितने होते हैं, 400 आवर्स होते हैं भाई। इसमें तो बच्चे फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं। तो तुम लोग क्या ये 12th का बोर्ड का पेपर नहीं कंप्लीट करके आओगे क्या, क्लियर नहीं करोगे? क्लियर नहीं, इस लेक्चर के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मन बना के रखना है भाई मुझे तो आउट 100 लेना ही है, और लेते हैं हमारे स्टूडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें रखना है, एक तो आपको अच्छे से अभी ये 40 डेज पढ़ाई करना है, और दूसरा जब एग्जाम में तुम लोग बैठोगे ना तो किसी भी चीज़ को लेके पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स माइंड से अपना क्या करोगे, पेपर अटेम्प्ट करोगे। मैंने सर बहुत स्टूडेंट्स को ये एक ऑब्जर्व किया हुआ है कि क्या होता है, स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है ना वो किसके साथ होता है, जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं। उनको क्या लगेगा, अभी 80 का पेपर आया, उसमें फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट नोट उनको नहीं आया 4 मार्क्स का, तो रेस्ट ऑफ दी 7 नहीं आया, मतलब एकदम थोड़ा बहुत आगे पीछे गया, ठीक है। तो 76 मार्क्स का तो उनको आ रहा है, ठीक है, तो 4 मार्क्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे समझो कहाँ पर हो गया, डर की वजह से, ठीक है, डर की वजह से। तो मैं तो ऐसे बोलूँगी पहले 76 का तो अटेम्प्ट करो, और इतना तो टीचर ने तुम लोगों को भाई पढ़ाया ही होगा कि तुम लोग वो 4 मार्क्स को भी डील कर ही पाओगे।
तो डोंट वरी डियर, हम लोग इजीली पेपर को डील करेंगे, अच्छे से करेंगे। मुझे आज के लेक्चर के बाद इतना कॉन्फिडेंस है कि कल का जब तुम लोग पेपर बैठोगे ना, जैसे आज सर और मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोग के सामने बैठे हैं और लेक्चर ले रहे हैं ना, तुम लोग को सब बता रहे हैं ना, वैसे कल तुम लोग इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे और पेपर को अटेम्प्ट करोगे। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट डिस्कस करेंगे आंसर इन डिटेल। सर ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे समझ लो कि ये इकोनॉमिक्स का सबसे फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कितना सर? इट्स फॉर दी 20 मार्क्स, ओके। और लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो कितने का आता है? 16। अगर थोड़ा सा दिमाग से देखोगे डियर, ठीक है, अपना थोड़ा दिमाग चलाओ। 20 मार्क्स आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और लास्ट वाले क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितना? 16 मार्क्स। तो आपका 80 में से कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 36 मार्क्स का, ठीक है। तो इस आंसर के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बट ये एक बात है डियर, इधर आपको ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। इधर आपको क्या करना है, ये एक क्वेश्चन जैसे आपको कैसे रहेगा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 8 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ कितना रहेगा? 3 में से। मतलब ज्यादा कुछ ऑप्शन आपके पास नहीं है। 3 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, ईच कैरिंग कितना? 8 मार्क्स है। टोटल मिला के कितने का आएगा डियर? 16 मार्क्स का ये आपका आएगा। तो ऐसे करके अगर हम लोग पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कस करते हैं तो टोटल मिला के हमारी कितनी मार्क्स का पेपर है? 80 मार्क्स का। और जैसे मैंने बताया कि 116 मार्क्स का विद ऑप्शन के साथ आता है। मैंने पहले ही तुम लोग को बता दिया कि 80 में से अगर तुम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से करके जाओगे, जैसे यहाँ पर हम लोग ने मार्क करके रखा है कि आगे के 5 चैप्टर्स जो है विद ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का आता है बेटा? 64 मार्क्स का। तो आगे के 5 चैप्टर के साथ कुछ भी मस्ती मजाक नहीं करने का है, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसका एक एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर करना है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से जाएंगे। मुझे मैम आंसर इन डिटेल के अंदर एक डाउट है। यस। कि ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? मतलब मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, बाद में उसका डेफिनेशन भी लिखना होता है, या अगर लॉ ऑफ डिमांड पूछे तो मुझे कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, और मुझे कितना कंटेंट लिखना है? यस, इट्स एन वेरी गुड क्वेश्चन सर। देखो सर ने अभी क्या बोला कि इसमें कितने कंटेंट्स लिखने हैं, ठीक है, और क्या क्या हम लोग को लिखना है। लाइक आपके एग्जाम में आ गया कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस के सर, मैं दोनों क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अजम्पशन भी बता रही हूँ, ये एक पॉइंट तुम लोग नोट डाउन करके रखना डियर। आपके एग्जाम में समझो कोई लॉ आ रहा है, लाइक लॉ ऑफ डिमांड आ गया, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है वो समझना। अगर आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस, लिसन केयरफुली, विथ एक्सेप्शंस, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे? पहले तो आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। आप बताओगे जैसे हम लोग ने सप्लाई को स्टार्ट किया, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन। तो सप्लाई क्या होता है, उसका रिलेशन क्या है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस के साथ, एवरीथिंग जो तुम लोग ने लॉ में रीड किया है उसका आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर उसका आपको क्या बताना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ जो बुक में दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को जस्ट लाइक ए डेफिनेशन की तरह रहता है, उसको आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और एज इट इज जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है वैसे लिखना। देखो ऊपर का जो इंट्रोडक्शन है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लैंग्वेज अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। इवन मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था, जो बच्चे जिन्होंने टॉप किया हुआ है, 100 आउट ऑफ 100 सर लिया हुआ है, उनका इंट्रोडक्शन एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, अपने लैंग्वेज में उन्होंने बना के लिखा है, यानी टीचर को समझ में आ रहा है कि इस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। तो स्टेटमेंट ऑफ जो लॉ रहेगी ना वो जस्ट लाइक अ डेफिनेशन है, और डेफिनेशन हम लोग को लर्न करके अच्छे से लिखना पड़ता है। फिर आएंगे उसके बाद, जैसे अभी हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर उसका स्टेटमेंट लिखा, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। तो आप क्या करोगे, पहले जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं उसको प्रूव करते हैं कि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। फिर उसका आप क्या करोगे, सप्लाई कर्व बनाओगे जो अपवर्ड स्लोप में जाती है। इतना लिखने के बाद लगभग मेरे ख्याल से ये दोनों तुम लोग का 2 पेजेस में जाएगा। इंट्रोडक्शन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, टेबल बनाया, आपने डायग्राम भी बनाया, 2 पेजेस तो यहाँ पर ही चलेंगे, ठीक है। और फिर तुम लोग आओगे अजम्पशंस के साथ। तो अजम्पशन जैसे दिया हुआ है 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स लिखो, क्योंकि लॉन्ग आंसर है 8 मार्क्स का तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखने के बाद पॉसिबल हो सके तुम लोग के पास टाइम है तो उसको कंक्लूड भी करो, कंक्लूजन लास्ट में लॉन्ग आंसर में लिखना। जैसे तुम लोग का लॉन्ग आंसर जो है 3-4 पेजेस में जाना चाहिए कम से कम, ठीक है, 4 पेजेस में जाना चाहिए, तो आपको एग्जाम में आउट ऑफ 8 में से 8 मार्क्स मिलेगी। अब मैं तुम लोग को यहाँ पर सजेस्ट क्या करूंगी कि अगर लॉ दिया है ना तो पहले लॉ को सब एक्सप्लेन करो,
उसमें क्या होता है ना कि आपको पेजेस मतलब जैसे प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा, टेबल भी बनाओगे, डायग्राम भी बनाओगे। अच्छा सर, कभी कभी ना आपने देखा है कि अजम्पशन के साथ क्या पूछते हैं? एक्सेप्शन। हाँ, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है? मतलब अजम्पशन नहीं, बच्चे ऐसे पूछते हैं कि एक्सेप्शन से तो डायरेक्टली हम लोग क्या करें, एक्सेप्शन से एक्सप्लेन करें। नहीं, ऐसे नहीं करना डियर। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एज पर बोर्ड रूल के हिसाब से अगर आपको एग्जाम में पूछा गया हुआ है एक्सेप्शंस क्या होता है, लेकिन डियर हम लोग लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लॉ कभी भी अजम्पशन बेस होता है, तो आपको अजम्पशन भी बताने पड़ेंगे। बट डिफरेंस क्या होगा कि अजम्पशन की सिर्फ क्या बोलेंगे, हेड पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन तुम लोग को लॉ ऑफ सप्लाई अजम्पशन के साथ आया, तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, स्टेटमेंट ऑफ लॉ बनाया, ठीक है, दे दिया, फिर आपने टेबल भी बना दिया, डायग्राम भी बताया, अजम्पशन आपने लिख लिया। एक्सेप्शंस अगर आ रहे तो एक्सप्लेन आपको एक्सेप्शंस को करना है, बट उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेप्शन को स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो अजम्पशंस दिए हुए ना उसकी क्या लिखनी पड़ेगी, हेड पॉइंट्स की, ओके। अजम्पशन बेस ही लॉ रहता है, ओके। सर ये तो मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का हो गया, बट अगर लॉन्ग आंसर के अंदर मुझे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का आंसर अटेम्प्ट करना है तो वो कितने पेजेस तक जाना चाहिए, या फिर उसके कितने पॉइंट्स मुझे लिखने चाहिए? इंट्रोडक्शन के साथ में डेफिनेशन भी लिखना है या नहीं लिखना है, या फिर क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं मुझे, आप प्लीज उस पर बताइए। हाँ सर, ज़्यादा करके हम लोग ने जो बोर्ड पेपर्स के ऊपर स्टडी किया हुआ है और जो न्यू सिलेबस आया है उसमें हम लोग ने जो रिसेंट ट्रेंड देखा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर्स है जहाँ से लॉन्ग आंसर आता है। एक है चैप्टर नंबर 7, इट्स एन नेशनल इनकम, एंड चैप्टर नंबर 8 है इट्स एन पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस में से ज़्यादा करके जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो क्या है, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, एक्सप्लेन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड गिव द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसकी ग्रोथ हो रही है। ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर एमसीक्यूज में भी आया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आया हुआ है, लाइक आंसर इन ब्रीफ में भी आंसर इन ब्रीफ में हाँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर, पब्लिक फाइनेंस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज करने के टाइम पे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना डियर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ज्यादा कंटेंट्स नहीं बता सकते हो क्योंकि वहां पर कोई लॉ एक्सप्लेन नहीं करना है, तो कंटेंट ही लिमिटेड है, कंटेंट ही लिमिटेड है। तो उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का या फिर पब्लिक फाइनेंस से स्टार्ट करें। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, द पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, पब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट एंड द फाइनेंस रेफर्स एंड सो एंड सो, जैसे आपको पता हुआ है इंट्रोडक्शन में वैसे आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, अगेन मीनिंग बताओगे पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पर ही आपका अच्छा खासा कंटेंट चला जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके क्या बताओगे, रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो मेरे ख्याल से 8 पॉइंट्स है। अगर आप इसको आप डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करने के लिए डियर जा रहे हो ना, तो इट्स फॉर 2 और 2.5 पेजेस में जाएगा। ठीक है, 2-2.5 पेजेस में पॉइंट जाएगी, और इंट्रोडक्शन को मिला के अगर हम लोग देखेंगे सर तो 3-3.5 पेजेस में ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। तो सर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ज्यादा कंटेंट्स नहीं होते हैं। हाँ, तो जितने कंटेंट्स है उतना आप लिखो, ऐसा कोई हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है कि एक में हम लोग ने तो 4-5 पेजेस लिख लिया, इसमें तो हमारा 3-3.5 पेजेस से ज्यादा नहीं जा रहा, नहीं जाएगा तो ठीक है, उतना ही रहने दो। जैसे मैंने डिस्टिंग्विश में भी तुम लोग को पहले बोला था कि कुछ डिस्टिंग्विश ऐसे है जैसे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, TU एंड MU। एग्जाम में अगर आपको आ गया तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना 4 पॉइंट है। लेकिन कुछ डिस्टिंग्विश ऐसे है जैसे इंटरनल डेप्ट है और एक्सटर्नल डेप्ट है, जनरल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड है, लंपिंग मेथड है, इसमें 3 पॉइंट से ज्यादा सर नहीं होता है, तो आपको 3 पॉइंट्स लिखना है, आपको मार्क्स मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आपके कंटेंट्स रहेंगे, अगर आपको पॉसिबल है तो आप ज्यादा लिखो, लेकिन जहां पर पॉसिबल नहीं हो रहा है उधर उतना ही लिखना है जितना उसका कॉन्सेप्ट रहेगा। और एक मैम मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन है, राइट एनी 2 मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है, राइट एनी 2 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो ये एनी 2 अगर मुझे ऐसा बोला जाता है, इफ दे डोंट स्पेसिफाई, फिर से रिपीट कीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आता है, राइट इन 2 मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ठीक है, तो इसमें 3 मेथड्स दिए गए। करेक्ट। सो आपके हिसाब से ऐसे कौन से 2 मेथड्स है जो बच्चों को अप्रोच करनी चाहिए? स्टार्टिंग वाले 2 ही सर, जैसे हाँ, स्टार्टिंग वाले दोनों मेथड अगर हम लोग लिखेंगे वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे ही तुम लोग को any2 ऐसे any2 आता है तो आप अपने चॉइस के हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन प्रेफर ऐसे होगा कि स्टार्टिंग वाले अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। रेशियो मेथड इज मच मोर इजियर एंड एक्सपेंडिचर मेथड भी इजी है इन कंपैरिजन टू ज्योमेट्रिकल मेथड। वहां पर डायग्राम भी इन्वॉल्वड है, डायग्राम है, और उसमें भी क्या है, लीनियर भी है और नॉन लीनियर का, दोनों के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो आपको बेटर ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड मेथड
मेथड को अगर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आता सर है। लेकिन वहां पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 मेथड्स है ना, हम लोग ने जहां पर पॉसिबिलिटी देखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ज्यादा हाँ, आता है, और वो बहुत बार ना एग्जाम में डिस्टिंग्विश में भी ये आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड है ना मेजरिंग का, वो अच्छे से पढ़ के जाना। काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने पढ़ाने के टाइम पे देखा है कि मैम नेशनल इनकम हम लोग को जमता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसके साथ हम लोग कैसे डील करें। तो मैं तुम लोग को टिप्स भी बता देती हूँ कि नेशनल इनकम में तुम लोग क्या पढ़ के जाओगे, ठीक है, कितना पढ़ के जाओगे और क्या पढ़ के जाओगे, आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। लाइक जैसे अभी सर ने बताया, वो दोनों क्वेश्चन तुम लोग ऐसे मैथड्स ऑफ मेजरिंग एक पढ़ लेना, उसके बाद वहां पर दिया होगा डिफिकल्टीज, ठीक है, जो लॉन्ग आंसर में सर वहां से आ सकता है। तो लॉन्ग आंसर में तुम लोग डिफिकल्टीज रीड करोगे, एक है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी और दूसरी है थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज। लेकिन 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 यहाँ पर ध्यान देना, इधर इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, क्या वहां पर ध्यान देना, प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टी है और थ्योरेटिकल जो डिफिकल्टी है, उसके और में एक और वर्ड रहता है, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी इज ऑल्सो नोन एज एन कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज। तो दोनों वर्ड को आपको अपने दिमाग में रखना है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो है स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टी है, तो ये आपको माइंड में, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि डायरेक्ट आंसर प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे, थ्योरेटिकल नहीं पूछेंगे, आपको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्चुअल बताओ, तो वहां पर अटकना नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे बातें हैं कि आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, रिटेन करनी पड़ेगी। ये 1-2-3 बार एग्जाम में आया गया है कि प्रैक्टिकल और डिफिकल्टीज, मेरे ख्याल से आपके क्लासेस के एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं। यस, एक और मैम इंडेक्स नंबर करके एक चैप्टर है, वहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आ सकता है? यस यस सर, ये क्वेश्चन इंडेक्स नंबर एक ही बार आया है, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि अगर तुम लोग ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो 2022 का जो पेपर है ना वो लिटिल बिट टफ है। वो पहला पेपर था न्यू सिलेबस के बाद, तो वो थोड़ा, हाँ उस टाइम पे, हाँ, तो वो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था और उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपको देखो जहां पर भी स्टेप्स आएंगे, पहले तो ये याद रखना, जहां पर भी स्टेप्स आ रहे हैं तो स्टेप्स का जो ऑर्डर है ना उसको हम लोग को चेंज नहीं करना है, वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना पड़ेगा। बाकी आंसर्स में आप शफल कर सकते हो, लाइक फीचर्स है या रीजंस है, ठीक है, तो इसमें आप शफल कर सकते हो, उसका ऑर्डर हम लोग कम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्टेप्स दिए है उसका हम लोग को ऑर्डर चेंज नहीं करना है। हाँ, तो इंडेक्स नंबर में यही एक क्वेश्चन है, थियरी में यही एक क्वेश्चन है जहाँ से लॉन्ग आंसर आ सकता है, अदरवाइज तो न्यूमेरिकल सम्स आते हैं इंडेक्स नंबर में से। ओके, सो मैं एक बार शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ पूरा पेपर पैटर्न, बाद में मैम टाइम मैनेजमेंट के साथ में स्टार्ट करेंगे। जैसे मैम ने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है जब तक वहाँ पर रीराइट ना लिखा गया हो। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पर 2 सब क्वेश्चन है ए एंड बी। ए अगर आप क्वेश्चन देखोगे इट्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कंसेप्ट, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाइड कंसेप्ट ये हेडिंग डाल के उसका आंसर लिखना है, फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन। जैसे मैम ने आपको बताया कि पॉइंटर्स में अगर लिखोगे तो भी चलेगा, बट प्रेफरेबली यू नीड टू राइट इट इन द पैराग्राफ फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 2B, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर प्रेफरेबली यू नीड टू गो फॉर दोज क्वेश्चन जहाँ पर आप 4 पॉइंट्स लिख सको। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर कंटेंट ही लिमिटेड होता है, सो वहाँ पर भी आपको ऑन एंड ऑन मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैम ने आपको एक और सजेस्ट किया है, इफ़ योर इफ योर एम इज टू स्कोर 100 on 100, आपको वहाँ पर हेड पॉइंट्स भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स आंसर द फॉलोइंग, मतलब ब्रीफ आंसर्स लिखना है फॉर 4 मार्क्स। वहाँ पर जैसे मैम ने आपको स्पेसिफाई किया, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा गया होता है राइट एनी 4, तो सिर्फ आपको 4 लिखना है, बट उसके जो भी हेड पॉइंट्स हैं वो इंट्रोडक्शन के बाद में आपको पहले नोट डाउन करने हैं, देन यू नीड टू एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आर द कॉजेस और द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पर 6 to 7 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी बच्चों को, जैसे अभी मैंने पहले भी बता दिया और सर आपको रिपीट ही करे कि समझो फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आ गया एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और एनी 4, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से ओसी में भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल के, तो वहां पर आपको एग्जाम में कैसे आते हैं एनी 5, ठीक है, आपको 14 प्रिंसिपल है लेकिन एनी 5 है। अगेन सेम हम लोग बच्चों को वहां पर सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करो, 14 प्रिंसिपल पहले लिख लो, एक्सप्लेन एनी 5 करो। लेकिन यहाँ पर समझना डियर, जैसे अभी हम लोग ओसी को छोड़ के इकोनॉमिक्स के ऊपर आएंगे, आपको एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल मिला के फीचर्स अगर हम लोग यूटिलिटी के देखें ना तो ये 10 पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन आपको अगर श्योर है तो आप क्या करो, नंबरिंग लिख लो 1 2 3 4 5 एंड 10, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है।
लेकिन जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको 7 पॉइंट्स आ रही है, 6 पॉइंट्स आ रही है, जितनी भी पॉइंट्स सर आ रही है ना उतनी लिखना है, लेकिन क्या करना, वो जस्ट हेड पॉइंट्स लिखना है, हेड पॉइंट्स, उसको नंबर नहीं देना है, नंबर नहीं देना, नंबर नहीं देना है। ऐसा कोई काम नहीं करना आ बैल मुझे मार, ठीक है। टीचर को हम लोग को यहाँ पर जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस होगा ना उसको आप क्या करो, पूरा सब बता दो। लेकिन अगर आपको जहाँ पर पता नहीं है, थोड़ा सा श्योर नहीं हो, कहाँ पर आपको कंटेंट्स कम आ रहे, तो उधर आपको क्या करना है, अपनी कैसे हम लोग अपनी मिस्टेक को कैसे छुपाते हैं, वैसे आपको क्या करना है, सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखना है, मतलब नंबरिंग नहीं करना आपको, नंबरिंग नहीं करना। उसके बाद में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन अग्री नंबर, डिसएग्री। यस, अग्री डिसएग्री के अंदर जैसे मैम ने आपको बताया, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको आंसर के साथ में स्टार्ट करना है, वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट फॉलोड बाय रीजंस। रीजंस का भी मैम ने आपको बता दिया कि अगर आप हेड पॉइंट्स के साथ में लिखोगे तो बहुत बेटर होगा, अगर नहीं इट्स फाइन कि आप उसको पॉइंटर्स के अंदर लिख दो, चल जाएगा। और अगर कोई ऐसा है कि जिसमें हम लोग को डेफिनेशन अच्छे से आता है या फिर डायग्राम आता है तो फिर वो करना है, ऐड करना है। यस। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 5, दैट इज स्टडी द टेबल पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्टली सिर्फ आपको क्या करना है, आंसर्स ही लिखने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज आंसर इन डिटेल। अगर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू अगर आ जाता है, यू शुड स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर डायग्राम एंड शेड्यूल, उसका एक्सप्लेनेशन लेटर ऑन विथ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, इधर अजम्पशन और एक्सेप्शन। पर वहाँ पर जैसे मैम ने आपको बताया, अगर एक्सेप्शंस पूछा जाता है यू नीड टू राइट अजम्पशंस एज वेल, बट उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपको वहाँ पर हेड पॉइंट्स ही लिखना है अजम्पशंस का। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर अगर हम देखते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन 6 हैं, बट यहाँ पर फॉर 2 मार्क्स यू नीड टू राइट 4 पॉइंट्स। जहाँ पर अगर हम देखेंगे 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इट गोज बियॉन्ड 3-4 पेजेस, तो यहाँ पर लिखना बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी मैम टाइम मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। यस डियर, सी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पेपर आता है, लेकिन आपका पेपर कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपने देखा होगा, अभी हम लोग ने जो पेपर डिस्कस किया उसमें ओसीएसपी में डिस्टिंग्विश आते हैं सर फॉर 4 मार्क्स, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में कितने आते हैं, 2 मार्क्स के लिए। ओसीएसपी में अगर आप थ्योरी में देखोगे तो लॉन्ग आंसर 1 आता है, यहाँ पर लॉन्ग आंसर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का। इको का पेपर कंपैरेटिवली लेंदी होता है देखने में। मैंने तुम लोग को बली बोल दिया कि इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। पेपर अगर देखोगे तो कंपैरेटिवली बाकी सब में 7 और 8 क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं, 6 है, लेकिन फिर भी ये लेंदी है, ठीक है। तो हम लोग को टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, पहले तो डियर तुम लोग क्या करो, ये टाइम मैनेजमेंट का स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट निकालो और इसके ऊपर बहुत ध्यान देना। अब आप बोलोगे कि मैम आपने जो टाइम मैनेजमेंट बोला हुआ है तो हम लोग क्या पेपर में बार बार टाइम थोड़ी देखेंगे, लेकिन एक अभी तुम लोग का कल से प्रीलिम चालू होने वाला है, तो उसमें ये एक प्रैक्टिस भी आप करके देखना, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। देखो क्या होता है डियर, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स फॉर द ऑब्जेक्टिव सर, बराबर ना। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहता है ना, जैसे हम लोग को फर्स्ट दिया हुआ है चूज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको लिखना सिर्फ क्या है, एक ही आंसर। रीराइट दी सेंटेंस बहुत सर कम आते हैं, रेयर। हम लोग डायरेक्टली क्या रखना पड़ता है, आंसर ही। तो एक वर्ड लिखने के लिए या फिर एक जो 2 वर्ड्स लिखने में हमारा टाइम कितना जाएगा। तो इसीलिए ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं लाइक ए, बी, सी और डी, ठीक है, ईच कैरिंग 5 मार्क्स, टोटल मिला के आपका कितना रहेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहता है, जिसमें आपका जो टाइम मैनेजमेंट रहेगा ना वो 20 मिनट्स रहेगा। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपका 1 मिनट जो है ना वो सफिशिएंट, एकदम ऐसे टाइम पकड़ के देखने का नहीं है, उतना अंदाजा तुम लोग को रहता ही है, ठीक है। तो वो आपको समझ में आएगा कि हम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना डियर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 मार्क के लिए 1 मिनट लिख, ओके। देन हम लोग आते हैं कैसे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपने अगर देखा होगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पार्ट ए आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड पार्ट 2 इज इन बी पार्ट इज इन डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। ईच कैरिंग देखिए जैसे वहाँ पर 6 मार्क्स का है, तो यहाँ पर अगर मैं तुम लोग को बताऊं डियर 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स का टोटल मिला के कितना आता है, 12 का। एक एक को अगर मैं इंडिविजुअली मैं तुम लोगों को बताऊं फिर मैं टोटल के हिसाब से भी बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्टिंग्विश स्टार्ट किया, इट्स फॉर द 2 मार्क्स, उसको डबल कर दो। एक टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी समझो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के बोल रही हूँ, बाकी जो थ्योरेटिकल तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ना उसमें क्या है, जितनी मार्क्स दिए ना सर उसको डबल कर देगा।
और प्लस उसके साथ कुछ टाइम, कुछ मिनट्स ऐसे ना जो हम लोग को प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए. लाइक हम लोग ने फॉर एग्जांपल एक डिस्टिंग्विश स्टार्ट किया जो कितने मार्क्स का रहता है, For 2 marks. 2 मार्क्स. उसको डबल करेंगे तो सर कितनी होती है, 4 minutes. 4 मिनट्स होती है. 4 मिनट्स में प्लस 1 मिनट हम लोग ऐड करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए नोट. Yes. तो That's for एक presentation. प्रेजेंटेशन, तो आपका टोटल मिला के एक डिस्टिंग्विश जो है ना वो 5 5 minutes. मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, 3 डिस्टिंग्विश आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 15 मिनट्स हो गए. ठीक है, वैसे ही सेम आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट होगा. आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट यानी 3 आउट ऑफ 5, ईच कैरिंग 2 मार्क्स. ओके, तो ये 2 मार्क्स के लिए अगेन सेम कर दो डबल. 2 मार्क्स है तो कितने मिनट्स हो गए राजा, 4 मिनट प्लस 1 मिनट हम लोग ने ऐड कर दिया किसका, प्रेजेंटेशन का. तो एक आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में कितने मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स. कितने अटेम्प्ट करना है आपको, 3, तो कितने हो जाते हैं 15 मिनट्स. 15 मिनट्स सेकेंड ए के लिए हम लोग ने दे दिया, 15 मिनट्स हम लोग ने. Question number 2B. हाँ, दैट मीन्स आपका टोटल मिला के 12 मार्क्स का हो गया. कितना हो गया, इन 30 मिनट्स. इससे ज़्यादा अगर आपका टाइम गया तो समझ लेना पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा. ये एक ध्यान पे रखना. ठीक है, जैसे मैंने सिंपल स्ट्रैटेजीज ये बता दी कि आपका जितना टाइम है उसको आप डबल करते जाओ, 1 और 2 मिनट आप प्रेजेंटेशन का ऐड करो. ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपका टाइम जा रहा है तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा. आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ डिस्टिंग्विश है, मुझे 6 पॉइंट आ रही है, नहीं, आप अपना टाइम देखो भाई, 5 मिनट हो गया, मुझे 4 पॉइंट में खत्म कर देगा उसको. तो आपको खत्म करना पड़ेगा, उसको वाइंड अप करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा. ये एक ऐसा पार्ट है ना डियर जो आपको बहुत अपने दिमाग में रखना पड़ेगा. इसीलिए मैंने पहले ही बोला इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो. ये ऐसा समझ लो कि आपके सक्सेस होने का मतलब पूरा का पूरा डिपेंडेंट इसके ऊपर है. सब आता है हम लोग को, लेकिन लिखना है, पूरा भी करना है, प्रेजेंटेशन भी देना है, क्वांटिटी भी देना है, क्वालिटी भी देना है. सब चीज़ों को उस टाइम पे आपके माइंड को ना इंस्ट्रक्ट करके रखना है, भाई मुझे लिखना भी है, कंप्लीट भी करना है, प्रेजेंटेशन भी देना है, लेकिन 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 इतने मिनट्स के अंदर करना है. तो मिनट्स, टाइम मैनेजमेंट इज एन मस्ट. ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बोल रही हूँ, फर्स्ट में क्या है, एक ही आंसर लिखना है, तो उस पर ज़्यादा हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है. 1 मिनट 1 मार्क का आंसर है तो कितना, एक ही मिनट. टोटल मिला के कितने हो गए, 20. अरे 20 मिनट भी बहुत ज्यादा मैम बोल रहे हैं. हाँ, क्योंकि वो टाइम पे आपको बाकी सारे काम भी करने होते हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 to 20 मिनट्स आपके सिग्नेचर एंड बाकी सारे जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सर सब. इस 20 मिनट्स में थोड़ा सा पेपर को भी हम लोग देख लेंगे, Yes, रीड आउट कर लेंगे कि क्या है पेपर इस बार का, कैसे आया है. ऑल दी बेस्ट, अच्छा ही होगा. ठीक है, तो वो 20 मिनट्स में आप ये भी रीड कर लोगे कि पेपर कैसा है, लेकिन स्टार्टिंग के 20 मिनट से ज़्यादा रीडिंग करने के बाद आपका ये कंप्लीट होना ही चाहिए. देन उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लिखना है तुम लोग को, 6 मार्क्स का है तो 15 मिनट्स वहाँ पर, 15 मिनट्स टोटल मिला के 30 मिनट्स. अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग. तुम लोग को क्या अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट यानी 3 आउट ऑफ 5, तो 3 अटेम्प्ट करना है. ईच कैरिंग कितना होता है, 4 मार्क्स. ठीक है, 4 मार्क्स के लिए टोटल कितना है, 12 मार्क्स. एक एक के ऊपर इंडिविजुअली तुम लोग जाओगे तो 4 मार्क्स को अगर हम लोग डबल करें सर कितना हो जाता है, 8. उसमें क्योंकि कंटेंट ज़्यादा लिखनी है. ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है, तो हो सकता है उनको अंडरलाइन करने के लिए, एक्स्ट्रा लिखने के लिए 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन को भी लग जाता है. तो एक जो आंसर द फॉलोइंग है वो 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स होना चाहिए कंप्लीट. ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, 3 अटेम्प्ट करने हैं. तो 3 अगर आपने अटेम्प्ट किया, 10 मिनट्स 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 30 मिनट. ठीक है, टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 30 मिनट. 30 मिनट्स के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट एनी हाउ होना ही चाहिए. कंटेंट्स लिख के भी, प्रेजेंटेशन के. काफ़ी सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा हुआ है कि लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा लिख लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग बैठ के लाइन्स ड्रॉ करेंगे. नहीं, हम लोग ने यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में तुम लोग का इंक्लूड कर लिया है कि जैसे आपका आंसर कंप्लीट होगा उधर ही आप क्या कर दो, लाइन्स ड्रॉ कर दो. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑन द स्पॉट आपका वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट में क्या होता है, एकदम पेपर कंप्लीट नहीं होता या कोई क्वेश्चन नहीं होता, एकदम पैनिक हो जाते हैं हम लोग. पहले तो वो नहीं करना है हम लोग को. ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से सिस्टमैटिक जाएंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, उसके आंसर हम लोग ने लिख लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया, 30 मिनट्स हो गया हमारा, कंप्लीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 है, 30 मिनट्स में कंप्लीट हुआ. अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा है. एग्री और डिसएग्री तुम लोग देखोगे. ठीक है, एग्री और डिसएग्री में अगर तुम लोग देखोगे सर, तो एग्री एंड डिसएग्री भी क्या रहता है, अटेम्प्ट यानी 3 आउट ऑफ 5. ओके, तो इसमें भी आपको क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखोगे तो कितना रहेगा, 4 मार्क्स का, डबल करो 8, प्रेजेंटेशन के लिए 2 मार्क्स, मिनट्स हो गया, मैक्सिमम बता रही हूँ. ठीक है, आपने जिसको कंटेंट ज़्यादा लिखना है तो वो 9 मिनट्स भी ले सकता है. ठीक है, तो फिर 10 मार्क्स के अंदर, तो ये अगेन आपका
क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हो रहा है वो कितने मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है? 30 में। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे आपको पता है इधर आपको टाइम अच्छा खासा आप मतलब ऐसे है कि सेव कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो, जहां पर आगे पीछे आपको एडजस्ट करना है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना टेबल, वो क्या है? रीड द टेबल, पैसेज, पैराग्राफ एंड ऑल। जैसे अभी अभी हम लोग ने पेपर पैटर्न में सर डिस्कस किया था, तो उसमें कैसे है ना कि नीचे ऊपर जैसे टेबल दिया रहेगा या फिर कोई डायग्राम दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका हम लोग को सिंपली क्या करना है? आंसर करना है। आंसर मतलब इसका ये क्वेश्चन का अप्रोच ही ऑब्जेक्टिव टाइप है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जाते तो जैसे मैंने 1 मिनट बताया था, फिर भी मैं सेफर साइड से समझो कोई ऐसा न्यू है, क्योंकि ये केस स्टडी है डियर, तो ये एज इट इज जैसे बुक में है वैसे नहीं भी आता है। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि ड्रॉ दी यूटिलिटी का डायग्राम, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, तो वहां पर वो सेफर साइड के लिए मैम ने वहां पर 20 मिनट्स आपको अलॉट किया। हाँ, क्योंकि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? एनी 2 क्वेश्चन, ईच कैरिंग 4 मार्क्स। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट वैसा ही चल रहा है कि 4 मार्क्स का है, उसको हम लोग डबल करेंगे तो 8 हो जाते हैं, और उसको 2 मिनट्स हम लोग ने सेफर साइड से डायग्राम के लिए है, प्रेजेंटेशन के लिए, तो 10 मिनट्स वो हो गया। मतलब 2 अगर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो कितना हो जाता है? 20। अगर आपको यहाँ पर टाइम बच जाता है, जैसे आपने 10 मिनट्स में कंप्लीट किया तो अच्छी बात है ना डियर। पीछे बैठा है ना हमारा बॉस बैठा है, लॉन्ग आंसर, ठीक है, वो पूरे पेपर का बिग बॉस जो है ना, लॉन्ग आंसर, यहाँ पर आके तुम लोग अटकते हो। और ये तो ऐसा आंसर है ना कि एक सबसे लास्ट में है, फिर तुझा डर भी क्रिएट करता है, अरे बाबा लॉन्ग आंसर है, हम लोग को 4 पेजेस का लिखना है, और सबसे ज्यादा डर क्या लगता है? अरे एग्जाम का टाइम हो रहा है, बाकी 1 घंटा पड़ा है, बाकी आधा घंटा पड़ा है, तो आपको लास्ट के जो 40-50 मिनट्स होंगे ना, वो इसके लिए बचेंगे। तो आपको ऐसे डर बैठ जाएगा, अरे बाकी 40 मिनट्स है, 50 मिनट्स पड़े हैं सिर्फ, और मुझे इतने लॉन्ग आंसर इतना 16 मिनट्स का कंप्लीट, 16 मार्क का कंप्लीट करना है। तो डरने का नहीं है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जाओ। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 5 to 10 मिनट्स सेव होने वाले ही है, उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो डियर, डोंट वरी, ओके। और उसके अलावा भी मैं तुम लोग को बता रही हूँ, मैं एक और मतलब टोटल अगर हम लोग करेंगे सीयर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहता है? इट्स एन लॉन्ग आंसर। अटेम्प्ट एनी 2, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आउट ऑफ 3 रहता है, 2 आपको अटेम्प्ट करने, जिसमें मैंने बताया कि अगर लॉ है तो उसको जब आप एक्सप्लेन करने के लिए जाओगे तो आपके कम से कम 4 पेजेस भी चले जाएंगे, तो इतना लिखने के लिए आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है बेटा? 8 मार्क्स। उसको डबल करोगे तो 16 मिनट्स, क्योंकि डायग्राम से टेबल है, ड्रॉ करना है, लिखना है, तो मैंने 20 मिनट्स तुम लोग को दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए 20 दिया है, तो 2 क्वेश्चन अगर लिखोगे तो 40 मिनट्स होते हैं। ऐसे करके अगर तुम लोग टाइम मैनेजमेंट का देखो टोटल करोगे ना, ये सब मिनट्स, फर्स्ट क्वेश्चन 20, देन 30, फिर 30, 20 एंड ऑन, तो टोटल मिला के अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे ना, इट्स 2 आवर 50 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 आवर 50 मिनट। और आपका पेपर कितने घंटे का है? 3 घंटे का, यानी 10 मिनट और भी आपके पास है, तो इस 10 मिनट में आपको जो एडजस्ट करने का है वो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे लास्ट मोमेंट है, आपको टीचर ही पहले 5 मिनट्स पहले बोलेंगे टाई अप करना है अपना पेपर, ठीक है, तो वो टाई करना पड़ेगा, उसमें आपका 5-10 मिनट आगे पीछे जा सकता है, तो वो हम लोग ने सेफर साइड से 10 मिनट्स रख दिए कि आपको अपना पेपर टाई अप करना है, ठीक है, सबमिट करना है, एक बार पूरा चेक कर लेना है कि मैंने क्या लिखा है, कहाँ पर मुझे और लिखना है, या कुछ एक्स्ट्रा जो आपको वहाँ पर लगेगा, ओके। तो इस हिसाब से अगर हम लोग सर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जाते हैं, स्टूडेंट हो सके तो इस टाइम मैनेजमेंट को आप फॉलो करके देखो, ये प्रीलिम्स में 101% आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन उसमें आपको क्या है ना, पूरा एकदम स्टिक रहना पड़ेगा कि मुझे 30 मिनट्स के अंदर डिस्टिंग्विश कंप्लीट कर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है तो करना ही है, कैसे भी करके। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाओ, स्पीड अप करो पेपर को, ठीक है, तो वो हो जाएगा। Okay, so by far we have discussed the weightage, paper pattern and time management. अभी हम ट्रेंड्स देख लेते हैं कि पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए फॉर एवरी सब क्वेश्चन। सर जब से ये क्वेश्चन पेपर्स हैं बोर्ड के, जो 22 के हैं, 23 और 24, मैं तुम लोग को एक बात सजेस्ट करूंगी डियर कि ये तीनों बोर्ड पेपर जो है ना, वो आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, रीड भी कर लेना। अगर लास्ट में लेक्चर में हम लोग को कुछ टाइम बचता है तो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्किंग करके बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप बोर्ड पेपर में से जो प्रैक्टिस करना है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से 22 का, 23 का एंड 24 का पेपर एक बार रीड आउट कर देना, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जिसमें से आपने देखा होगा कि 24 का तो पेपर आपके नोट्स के पीछे दिया हुआ है, तो साइमल्टेनियस जो टीचर ने करवाया होगा वो कंप्लीट भी किया होगा। अभी हम लोग अगर ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे कि क्या एग्जाम्स में आ रहे हैं,
हम लोग ट्रेंड्स के हिसाब से जाएंगे। ट्रेंड मतलब समझ रहे हो कि एग्जाम में क्या रिपीट हो रहा है, क्या क्वेश्चंस, तो हम लोग लेटेस्ट पेपर के साथ शेयर करें। लेटेस्ट मतलब 24 का। जैसे मैंने तुम लोग को डियर पहले ही बता दिया कि एग्जाम में ज़्यादा करके जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो देखो क्या है, चूज द करेक्ट। आप यहाँ पर सेंटेंस पढ़ो, क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीराइट सेंटेंस लिखा है क्या, नहीं लिखा है, डायरेक्टली आंसर लिखने का, ठीक है। सेकेंड दिया है फाइंड द ऑड वर्ड आउट, तो डायरेक्टली जो ऑड वर्ड रहेगा उसका आपको आंसर लिखना है। 5 सेंटेंस में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन थर्ड वन दिया है गिव द इकोनॉमिक टर्म्स, तो आपको जो इकोनॉमिक वर्ड, वन वर्ड जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको एक वर्ड में आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड कंप्लीट द कोरिलेशन। ज़्यादा करके ये ट्रेंड आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ये वाला, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ना वो पेपर में ज़्यादा होता है, लेकिन 23 का मतलब आपको फाइंड द ऑड वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कोरिलेशन के ऊपर, गिव द इकोनॉमिक, ये 3 तो अच्छे से देखना, ये 3 आने वाले हैं। फोर्थ वन जो है ना वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन कभी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, कभी कभी ऐसा असर्शन एंड रीजनिंग भी आता है। तो 3 इसमें से 3 तो ये अच्छे से तुम लोग रीड करो। लाइक फर्स्ट वन फाइंड द ऑड वर्ड आउट, इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंप्लीट द को रिलेशंस, ये तो कंप्लीट आने वाले हैं। देन फर्स्ट वन जैसे मैंने बताया कि आगे पीछे होगा, वो कैसे आ रहा है 23 में अगर तुम लोग देखोगे तो अगेन फाइंड द ऑड वर्ड आउट आया ही है, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म्स भी आया ही है, वहां पर तुम लोग ने अच्छे से देखा होगा। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मतलब ये यहाँ पर इसी साल में तुम लोग ने देखा होगा असर्शन एंड रीजनिंग आया हुआ है, ये तो रिपीट हो ही रहा है। अगेन तुम लोग अगर फर्स्ट 22 के पेपर के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पर फिर से देखोगे कोरिलेशन रिपीट हुआ है, इकोनॉमिक टर्म ये भी रिपीट हुआ है, देन उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग ये भी सर रिपीट हुआ है स्टेटमेंट के ऊपर, एंड असर्शन एंड रीजनिंग। तो आप देख रहे हो कि क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा करके क्या करेंगे, फोकस करेंगे। यस, ये हो गया तुम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड तो आपको पता ही है, इट्स एन आइडेंटिफाई है, तो कॉन्सेप्ट है सर, वो अच्छे से हम लोग को सब चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। और आपने हर क्वेश्चन के नीचे देखा ही होगा कि कौन सी पॉसिबिलिटीज है। लाइक अगर आपने अपनी यूटिलिटी में देखा होगा तो टाइप से आ सकता है, फीचर्स से आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, 64 मार्क्स का है। उसमें तुम लोग देखोगे तो एवरी आंसर में से 2 आंसर तुम लोग को माइक्रो के आ रहे हैं, और एक आंसर तुम लोग का, एक क्वेश्चन तुम लोग का कहाँ से आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आ रहा है। तो सेकंड जो है डिस्टिंग्विश है, क्योंकि वो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिस्टिंग्विश भी ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे ऐसे डिस्टिंग्विश आते हैं एग्जाम में जो बुक्स में भी नहीं दिए रहते, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डिफरेंसेस दोनों के बीच में बता सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंसेस आप अपने हिसाब से जैसे कंप्लीट करना ही है वैसे कंप्लीट करोगे, सब कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर सर अगर हम लोग जाएंगे आंसर इन फॉलोइंग, तो उसमें कितना रहता है, अटेम एनी 3 आउट ऑफ 5। अच्छा डियर 1 मिनट अगर आप चाहो तो इनके थोड़े से स्क्रीनशॉट सर ले लें, तो इनको कैसे, or else we will share this PDF in your Telegram groups. यस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए if the screen is visible, or else we will share the screenshots or the PDF in your groups. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 जो आंसर इन फॉलोइंग अटेम एनी 3 है, कहाँ से रिपीट हो रहा है, ट्रेंड्स देखो आप अगर ध्यान से तुम लोग देख रहे हो डियर, तो 24 हम लोग रिसेंट से उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। 22, 23 एंड 24 मतलब रिसेंट से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो चैप्टर फर्स्ट में से, ओके, चैप्टर सेकेंड, थर्ड ए, 8 एंड 9 आप देख रहे हो सर, देख रहे हैं आप? Yes. चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड 3A और 3B, ये तीनों में से तीनों साल क्वेश्चंस आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में से, ठीक है। अगेन आप सेकंड वन भी देखोगे 23 का भी, उसमें भी चैप्टर फर्स्ट में से आए, सेकंड में एंड थर्ड बी, तो ये भी कहाँ से है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में से आ गया तुम लोग का 7th नेशनल इनकम और 9th वन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगेन आप यहाँ पर भी देखो 22 में तीनों ट्रेंड्स ईयर के दिन चैप्टर फर्स्ट में से आया है, चैप्टर सेकंड में से आया है और थर्ड बी में से आया है। चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने पहले ही बोला तुम लोग को, इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी आप इन चैप्टर्स को ध्यान से देखो, तो आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों मैंने तुम लोग को बोला कि 64 मार्क्स आपकी कवर हो रही है, क्योंकि पूरा वेटेज तो यहाँ पर ही आ रहा है चैप्टर का, ठीक है। आप वेटेज देखो कि तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो आपने कहाँ से अटेम्प्ट किए, फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो, आपको रीडिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 5 तो है वो केस स्टडीज का रहता है। केस स्टडीज में जैसे भी क्वेश्चंस रहेंगे, मैंने जैसे बताया कि डियर वहाँ पर थोड़ा सा शफल भी हो सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन कहाँ से आएंगे वो मैं तुम लोग को बता देती हूँ। ये थोड़ा सा सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं चैप्टर वाइज तुम लोग को इंपॉर्टेंस बता देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या करके जाना है और कितना हम लोग को पढ़ने का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा बिग बॉस है, इट्स एन आंसर इन डिटेल, लॉन्ग आंसर हम लोग को बताना है। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, 16 मार्क्स का। ये देखो डियर, आपको इसमें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में से थर्ड ए और थर्ड बी करना ही है, यानी चैप्टर थर्ड को पूरा ए और बी दोनों पार्ट, अगर तुम लोग देखोगे ए और बी का टोटल मिला के जो वेटेज इज फॉर द 24 मार्क्स, 12 एंड 12 24, और ये दोनों चैप्टर्स, ठीक है, थर्ड ए और थर्ड बी माइक्रो में से करना है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 7th चैप्टर नेशनल इनकम एंड 8th चैप्टर पब्लिक फाइनेंस, यहाँ से ये 4 चैप्टर में से चैप्टर नंबर थर्ड ए, चैप्टर नंबर थर्ड बी, देन 7th चैप्टर एंड 8th चैप्टर, यहाँ से आपको आएंगे लॉन्ग आंसर। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। यस डी, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर के हिसाब से मैंने बताया कि थर्ड ए थर्ड बी, लॉन्ग आंसर में देखो दिया हुआ कि ये ट्रेंड चल रहा है कि ऐसा ही आ रहा है एग्जाम में, थर्ड ए थर्ड बी 7th चैप्टर एंड 8th चैप्टर। इसमें से दीज चैप्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर अपकमिंग ईयर, जो अभी 25 में आपका पेपर होने वाला है, इसमें से ही तुम लोग को आने वाले हैं एज एन एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है ना, ठीक है, जो हम लोग ने ट्रेंड देखा हुआ है न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो थर्ड ए में से आ ही रहा है, थर्ड बी में से भी आ रहा है, 7th चैप्टर में से भी आ रहा है और 8th चैप्टर में से भी आ रहा है। अगर आपको देखना है ना, तो आपके पास अगर बोर्ड पेपर्स होंगे तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो डियर। सीयर, अगर मैं ये पेपर देख रही हूँ, ये कौन से ईयर का पेपर है, एक सेकेंड में तुम लोग के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैम बोल रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। सीयर, हम लोग एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, तो एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो जाएगा। सीरियर, इट्स फॉर रिसेंट पेपर से सर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। we will start from 2024. 2024 मैं डायरेक्टली पहले लॉन्ग आंसर के हिसाब से ही जाऊंगी। ये देखो, ये हो गया आपका कौन सा पेपर है सर, 2024। अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली सर लॉन्ग आंसर के हिसाब से जाते हैं जो आपका 8 मार्क्स का है, सी डियर, आपका फर्स्ट एंड लास्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आंसर इज फॉर द ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स का है, एंड लास्ट आंसर जो है वो लॉन्ग आंसर, दैट्स फॉर 16 मार्क्स। हाँ, अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट कभी कभार पूछ लेते हैं, क्योंकि जो माइंड में आ गया मैं पहले तुम लोगों को क्लियर करूँ कि कोई स्टूडेंट ऐसे पूछता है कि मैम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया ऑब्जेक्टिव्स, तो डायरेक्टली क्या हम लोग लॉन्ग आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं? यस यू कैन, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6 दे दो, वहाँ से आप स्टार्ट करो, आपका लॉन्ग आंसर हो गया। फिर आपको जैसे अपने हिसाब से जाना है सेकेंड एंड थर्ड, ये आप कर सकते हो। बट मैंने जहाँ तक देखा है, हर ईयर का जो बोर्ड कॉपी आती है या जो सर्टिफाइड कॉपी आती है, सर मैंने जो रीड किया है ना, उसमें जो रैंक का स्टूडेंट है ना, वो पूरा ऑर्डर के हिसाब से गए हैं, ठीक है। तो एक सेफर साइड के लिए मैं बोल रही हूँ, जो एक स्टूडेंट रैंक करे, जिनको 100 आउट ऑफ 100 लेना है, तो अगर हम लोग पूरा ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो लिख तो आप रहे हो, कंटेंट तो आपके पूरे ही हो रहे हैं, क्वेश्चन भी आप सब अटेम्प्ट भी करें, तो एक सेफर साइड से मैंने दोनों चीज़ें बता दी। वैसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है। कोई मन में डाउट लेके नहीं घूमने का है कि हम लोग ने ऐसे लिख लिया अभी क्या होगा, नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको मार्क्स मिलने वाली है। तो आपने अगर 24 का रिसेंट पेपर अगर हम लोग देखेंगे, उसका आप लॉन्ग आंसर देखो बेटा कहाँ से आया है, सीधा लॉन्ग आंसर। अभी मैंने क्या बोला कि 25 में हमारा कहाँ से सर, कहाँ से क्वेश्चन पेपर्स आने वाला है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या चल रहा है? 3A, 3B, 7 and 8th चैप्टर। हाँ 3A मतलब कौन सा है, 3A और 3B कौन सा है हमारा, डिमांड एनालिसिस। हाँ सर, आप ये इनको रीड करके बच्चों को देखो कौन से चैप्टर से। So your question number 6, first question which came in 2024 is explain any two methods of measuring national income। ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, मैम ने आपको बताया अभी। नेशनल इनकम मतलब चैप्टर कौन सा होता है बेटा? चैप्टर 7। 7th, यस। Second question, explain the law of DMU and write its assumptions। DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, लेकिन कौन से चैप्टर से? चैप्टर 2। हाँ। Third question is explain the concepts of price elasticity of demand and explain the types of price elasticity of demand। ये कौन से चैप्टर में से? चैप्टर 3B। ये देखो, अभी एक हो गया ये 3B से, और एक हो गया ये 7, क्योंकि हम लोग ने क्या बोला था, थर्ड ए रीड करना, थर्ड बी रीड करना, और 7 और 8, जिसमें से तुम लोग लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पर देखो आपके दोनों लॉस हो रहे,
Yes. ओके ये हो गया कौन सा, मतलब इसमें से आपका आ गया, यहाँ से आपका ये कवर हो गया, यहाँ से आपका ये Yes. कवर, ओके ये हो गया सर 24 का। अभी अगर मैं 23. 23 के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। आप अगर चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, या आपके पास अगर रहेंगे भी तो एक सेफर साइड से आपको पता चलेगा कि इसमें से आपको आ रहे हैं। ये 24 का है, इट्स बोर्ड पेपर। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, बोर्ड पेपर 24। ओके अब ये 4 चैप्टर मैंने तुम लोग को बोल के रखा है, इसमें से आएगा। हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं कि इसमें से हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 23 का अगेन हम लोग लॉन्ग आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो यस इट्स एन लॉन्ग आंसर, लास्ट में सबसे लास्ट। यस सर। Yes. In 23, first question was state and explain the law of demand with exceptions. हाँ ये कौन सा चैप्टर है? लॉ ऑफ डिमांड 3A. यस इट्स इन 3A। The second question is explain the meaning of monopoly with its features. हाँ ठीक है, ये हम लोग ने अपने ट्रेंड में नहीं बताया, इट्स चैप्टर नंबर 5। Third question is explain various reasons for the growth of public finance, public expenditure. That's from chapter 8. तो हम लोग ने कौन से चैप्टर सर बोले थे? 3A, 3B, 7th and 8th. हाँ तो इसमें से अभी क्या हुआ? 3A ए में से आया है एंड 8 में से, चैप्टर से आया है। करेक्ट सर? Yes. ओके ये हो गया आपका 23 का। स्क्रीनशॉट लेना है, देखो इसी चैप्टर में से घूम फिर के आएगा आपके पेपर में भी, इसमें से ही आने वाला है, यहाँ से ही आपको रीड करने का है। लिया बेटा स्क्रीनशॉट? हाँ लेकिन तुम लोग देख सकते हो बोर्ड 22 का भी बोर्ड पेपर जो रहेगा इसमें शायद चलेगा। हाँ ठीक है, वो उसमें भी सर इतना ही सेम ही है। 22 के भी बोर्ड पेपर में देखोगे तो 3rd A, 3rd B, 7th और 8th चैप्टर में से आ रहे हैं। तो अगर हम लोग रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से दिए जा रहे हैं ना, तो आपको लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करना है? फ्रॉम चैप्टर नंबर 3rd A, 3E, 3B, 7 एंड 8th चैप्टर में से। यस सर। Okay, so by far we have completed with the weightage, time management, and the trends. अब हम कुछ मैम से टिप्स लेंगे अबाउट प्रेजेंटेशन। यस मैम। प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम लोग अगर जाते हैं डियर, तो हम लोग को क्या करना है? पहले तो देखना है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है और उसका वेटेज कितना है। जैसे अगेन मैं स्टार्ट करूं कहाँ से? लॉन्ग आंसर से। तो लॉन्ग आंसर आपका कितना रहता है? 8 मार्क्स का, जिसमें हम लोग ने बताया था कि इसको अगर हम लोग डबल करते हैं तो 16 मिनट्स होते हैं, और हम लोग को क्या करना है? 4 मिनट्स उसके प्रेजेंटेशन के हिसाब से देने। तो आपको डियर कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा? लाइक आप स्टार्ट जब कर रहे हो फर्स्ट पेज पे, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? हाँ जैसे आपने स्टार्ट किया फर्स्ट वन, तो आपको पहले तो लिखना पड़ेगा अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन और वी कैन से मीनिंग। तो आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया और मीनिंग लिख लिया। तो इंट्रोडक्शन और मीनिंग का एक पैराग्राफ जो आपको रहेगा, इट्स फॉर 6 to 7 लाइन, हाफ ऑफ द पेज में आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका डेफिनेशन है तो वेल एंड गुड, डेफिनेशन लिखो। स्टेटमेंट ऑफ लॉ है तो वो आप लोग को लिखना है। यानी फर्स्ट पेज जो है ना, वो आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस में जाना चाहिए। ओके देन उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड पेज पे जाते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड होगा। लाइक आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द लॉ। अभी हम लोग ने रीड किया लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आपने बता दो दिया, इंट्रोडक्शन भी बता दिया, डेफिनेशन भी बता दिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट पेज पे जाना है, यानी सेकंड पेज पे मूव ऑन होने। उसमें आप क्या करोगे? अच्छे से एक टेबल बनाओगे, लॉ को एक्सप्लेन करोगे, उसका रिलेशन बताओगे और डायग्राम। सेकंड पेज आपका वहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। जितना हो सके थोड़ा सा लाइन छोड़ो, ठीक है, जगह इस पे, मतलब आपका पेपर एकदम लगना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी है, ठीक है, आपने स्पेस भी, एवरीथिंग को आपको क्या करना पड़ेगा? एक पेज के अंदर मैनेज करना पड़ेगा। आपने कंटेंट्स भी लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन भी लिखा है, एकदम एकदम कंजस्टेड नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एंड ऑल। देन टेबल भी आपने बना लिया, उसका प्रेजेंटेशन भी कर लिया। देन हम लोग आएंगे जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ अभी एक ये बात याद रखना, सेकंड आपने लिख लिया। फॉर एग्जांपल आपको मैंने अभी रिसेंटली 2-3 बच्चों का लास्ट जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 लिए ना, उन्होंने क्या किया है? लाइक पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर अजम्पशंस आए हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन आए, उनके लिए उन्होंने क्या किया है? डायग्राम बनाया। लाइक अजम्पशन है तो बीच में उन्होंने ऐसे लिख लिया अजम्पशंस, ठीक है, और अजम्पशन की पॉइंट जो है वो पूरा एक क्या किया है? एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से वेब डायग्राम की तरह बनाना है। हाँ वो अलग अलग मेथड के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। लाइक फुल पेज में आपने ऐसे बना लिया, कोई भी
ऐसे करके लाइंस आपने ड्रॉ कर लिया, जैसे अभी आपको करना है। तो एक आपका क्या लगेगा, आपने पॉइंट्स भी कवर कर लिए और आपका क्या हो गया, एक प्रेजेंटेशन भी। प्रेजेंटेबल दिखता है वो ऐसे बनाने से। और ये आप देखोगे ना तो आपका थर्ड पेज भी आ गया सर। यस, पूरा पूरा एक पेज आपने क्या किया, डायग्राम भी बना दिया, ठीक है। फिर आपको इसको एक्सप्लेन करने का है, तो एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको 1.5 पेज भी हो गया सफिशिएंट है। सफिशिएंट, यस। 4-5 पेजेस का एक आंसर है। आप अगर 4 पेजेस लिख रहे हो, 5 पेजेस लिख रहे हो, तो क्यों नहीं भाई 8 मार्क्स मिलेगी। 101% में बोल रही हूँ, ऐसे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाली है। प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए पेपर में, इसको आप थोड़ा सा ध्यान पे रखना। लेकिन इतना भी ये डायग्राम सब नहीं बनाना, ऐसा नहीं कि आपका वो थियरी का पेपर कम और ड्राइंग का पेपर ज्यादा लगे, ठीक है। अभी मैम ने बोल दिया तो हर आंसर में हम लोग क्या करेंगे, अग्री डिसएग्री में डायग्राम बना के आएंगे, आंसर दी फॉलोइंग। नहीं नहीं, ऐसा मत करने का है। ये सिर्फ लॉन्ग आंसर के हिसाब से स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का है। आगे वाले आपके जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैंने क्या बोला कि आपको टाइम इतना नहीं होगा जो आप डायग्राम बनाओ, इसमें आपको 20 मिनट्स है, तो आप अच्छा खासा कवर कर सकते हो। और वेटेज भी है, 8 मार्क्स के लिए है। लेकिन अगर तुम लोग सभी में डायग्राम बनाने के लिए जाओगे तो जरूरी नहीं है, वो आपका ऐसे लगेगा कि सिर्फ ड्राइंग का पेपर है। हाँ, पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा, पेपर भी कंप्लीट नहीं है। हाँ, एक ये मैं तुम लोग को टिप्स दे सकती हूँ कि कहाँ पर अगर आपको लग रहा है और प्रेजेंटेशन करना है, लाइक सर एग्री डिसएग्री आता है, तो उसमें कुछ अगर हम लोग बनाए तो ऐसे टी डायग्राम बना सकते हैं छोटा सा। यस। एक बीच में आपने पॉइंट्स लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अग्री लिखा या डिसअग्री लिखा, तो उसको आपको कितना 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, तो उसके बीच में अगर हम लोग चाहे तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर समझो किसी में डायग्राम सर नहीं होता है, तो जैसे उसमें हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन करके ऐड कर सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा बॉक्स लगा लेंगे तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ऐसा करके भी हम लोग कर सकते हैं। Yes. So now we are going to take some questions from you. अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैम विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। So if you have any questions please write it down. By that time ma'am will be sharing some of the important questions from all the chapters. Yes. So we are start with the chapter number first. Note down करते जाना बेटा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लास्ट तक कनेक्टेड इसके वजह से ही हो सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए यही है कि कुछ ये सेशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मिलेंगे और हम लोग को क्या करना है, आप अपना बुक निकाल के रखो, उसमें टिकिंग करते जाओ, मैं ऐसे बताती जा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज कितना है, इट फॉर 7 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन के साथ कितना आएगा, 10 मार्क्स का। इसमें अगर मैं अपनी टिप्स आपको बताऊं एज पर एक्सपीरियंस के हिसाब से इन शॉर्ट में, क्योंकि इस लेक्चर में से, सेशन में से इनको कुछ तो सर बेनिफिट मिलना चाहिए ना। लास्ट तक बच्चे बैठे हैं तो उनको कुछ तो इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं, यही इम्पोर्टेंट है जो मैं तुम लोग को बता रही हूँ, इसके ऊपर अच्छे से फोकस करना। वैसे तो हम लोग को फर्स्ट 5 चैप्टर में कुछ रिस्क नहीं लेना है, बट फिर भी मैं तुम लोग को बता के रख रही हूँ। आप अपना बुक खोलोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरे हिसाब से आप क्या पढ़ के जाओगे, ठीक है, जो कवर हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो एवरी ईयर एग्जाम में आ रहे हैं। आप क्या करोगे डियर, इसमें पहले तो आप डिस्टिंग्विश करना डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, इसका आपने डिस्टिंग्विश जैसे रीड किया, तो जो डिस्टिंग्विश की पॉइंट है, डिफरेंस की जो पॉइंट है, डिस्टिंग्विश की जो पॉइंट होती है, कभी भी डिफरेंट की पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं किस में, फीचर्स में। यानी या तो इसके आप फीचर्स पढ़ो या तो आप उसका क्या पढ़ो, डिस्टिंग्विश बिटवीन। हाँ, दोनों में से कोई भी एक चीज, आपने फीचर्स पढ़ा या फिर आपने डिस्टिंग्विश किया, तो साइमल्टेनियस आप दोनों को हैंडल कर सकते हो। तो आपके एग्जाम में कंफर्म है, आपने देखा होगा कि डिस्टिंग्विश भी आ रहा है प्लस उसके साथ क्या आ रहा है, उसके डिस्टिंग्विश भी आ रहा है। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर एंड डिट, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश पढ़ो, मैं ऐसे सजेस्ट करूंगी, क्योंकि फिर उसकी पॉइंट जो आप किस में कवर कर लोगे, फीचर्स में कवर करो। एक ही, मतलब आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ा, देखो एक आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझो आप, देखो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन रीड किया, कितना डिस्टिंग्विश का। सर डिस्टिंग्विश पढ़ने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं, अगर आप फीचर्स ही अगर पढ़ ले रहे हो तो फिर डिस्टिंग्विश तो बहुत इजीली हार्डली 5 मिनट्स के अंदर, 5-10 इतना तो हम लोग ने 11 से माइक्रो और मैक्रो 5 मिनट सर ने बताया, ठीक है। 5 मिनट्स के अंदर आपने देखा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स भी आपने रीड कर लिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी फीचर्स आपने रीड कर लिए, फीचर्स भी आपके वो कवर हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या रीड करोगे, इसके इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, दोनों के इम्पोर्टेंस आप करके जाना, माइक्रो के भी करना और मैक्रो के भी। ये सेकेंड। थर्ड, आपने वहां पर देखा है कि एक
एक टी डायग्राम की तरह बना होगा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो हाँ, जैसे अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखा होगा और मैक्रो का देखा होगा तो वहां पर ये जो पॉइंट्स आ रही है ना, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पर देखो लिखा होगा इट्स एन प्राइसिंग थियरी है, फैक्टर प्राइसिंग थियरी है करके, ठीक है। तो ये जो आपकी हेड पॉइंट्स है, ये डायग्राम की हेड पॉइंट्स मिले। देखो ये स्कोप जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन प्राइसिंग मेथड है, तो वहां पर पहले तो लिख लो ये प्राइसिंग मेथड है। तो प्राइसिंग मेथड के हिसाब से ये जो 3 ऑप्शन आपको देंगे, ये फाइंड द ऑड वर्ड आउट में आता है, यानी आपको पूरा वो चार्ट नहीं लर्न करना है, चार्ट की जो हेड पॉइंट्स है ना वो सिर्फ क्या करना है, लर्न कर देना। ये भी आपने अगर फर्स्ट चैप्टर में से रीड किया ना, प्लस फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करके जाओ। मतलब आपको क्या करना है, अभी देखो ये पढ़ने के लिए मुझे लग रहा है पूरा 1 घंटा भी बहुत हो जाता है, सफिशिएंट है। आपको फर्स्ट चैप्टर में से क्या रीड करना है बेटा, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश और वी कैन से फीचर्स। डिस्टिंग्विश रीड किया तो आप फीचर्स आंसर कर। सेकंड इसके साथ क्या रीड करना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और स्कोप पूरा नहीं लर्न करना है, उसमें से हम लोगों को हेड पॉइंट भी वो चार्ट की जो हेड पॉइंट्स है बस वही लर्न करना है। उसमें से आपको क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव सर कवर होते हैं ज्यादा करके, हम लोग ने ट्रेंड्स में देखा हुआ है, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। और प्लस इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लर्न करें। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से इतना ही करने का है अच्छे से। सर बच्चों को स्क्रीनशॉट बोले निकालने के लिए बोले, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, चलेगा, ऐसे ही रहने देना। फिर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर अगर हम लोग जाएंगे, चैप्टर सेकंड तुम लोग का कौन सा है, इट्स एन यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर। यूटिलिटी। अब देखो यूटिलिटी में तुम लोग को क्या करना है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने बुक में लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फीचर्स आते हैं यूटिलिटी के। ये मार्कर ऐसे क्यों जा रहे हैं सर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है फीचर्स, ठीक है। अब क्या होता है ना, फीचर्स कभी 4 मार्क्स में भी आते हैं और कभी क्या आते हैं 2 मार्क्स में भी आते हैं। डिस्टिंग्विश में भी आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ज्यादा करके इसमें से आता है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा तो फीचर्स अगर आया तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, यानी आंसर द फॉलोइंग में आएगा। 4 मार्क्स के लिए आया तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, या फिर आएगा तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2A में आएगा। ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट क्वेश्चन में से फीचर्स। यानी जब आप फीचर्स पढ़ोगे ना, ध्यान देना, यूटिलिटी के जब आप फीचर्स पढ़ोगे ना तो उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ना ध्यान से, उसमें से अब आपका आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। एक ये पढ़ोगे। सेकंड वहां पर देखो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अभी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के ऊपर ज्यादा करके आपने देखा है कि डिस्टिंग्विश आता है, डिस्टिंग्विश आता है 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश आता है, तो आप डिस्टिंग्विश के हिसाब से तैयारी करोगे। देन उसके बाद एक रिलेशन दिया होगा TUN MU, बहुत अच्छे से ऐसे बोलना कि पूरे चैप्टर का ही मतलब मेन यहाँ से आपका आएगा। अब TU और MU का रिलेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देन डायग्राम बना हुआ है, और डायग्राम के नीचे क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो एक्सप्लेनेशन को तुम लोग को पढ़ना है, वहां से ही आपके या तो आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, MCQs आएंगे, मतलब कंफर्म आएंगे, कंफर्म आने वाले, ठीक है। जैसे आपको पता है कि TU और MU का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो TU क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट पे होता है, तो ये डिक्रीजिंग पे रेट पे होता है। जहाँ पर TU मैक्सिमम होता है वहाँ पर MU क्या होता है, 0 होता है। जहाँ पर TU फॉल डाउन होता है, फॉलिंग डाउन होता है, वहाँ पर MU क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो। एक्सप्लेनेशन में 5 to 6 पॉइंट्स दी हुई है, वो 5 to 6 पॉइंट्स आप रीड करोगे, एक तो आपके वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स कवर होंगे, एक ये चीज़। दूसरा इसमें से पॉसिबिलिटी है केस स्टडी भी आ सकता है, ठीक है। आपने अगर देखा होगा तो केस स्टडी आता है यूटिलिटी के ऊपर, तो आपको वो भी अपने दिमाग के ऊपर ध्यान पे रखना है। और 4th पॉइंट यहाँ पर आपको रीड करना है लॉ ऑफ DMU। लेकिन मैं डियर आपको बताऊं कि लॉ ऑफ DMU ज़्यादा करके ट्रेंड के हिसाब से अगर हम लोग देखें, या फिर अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है DMU के ना एक्सेप्शन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इसका सर सेकंड चैप्टर का स्क्रीन, थोड़ा सा पेंसिल मूव नहीं हो रहा है लिखने के लिए।
हो गया कंप्लीट बेटा? आगे बढ़े हम लोग। ओके, रब कर दूं मैं ये? फर्स्ट चैप्टर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फर्स्ट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ के जाना है आपको? फीचर्स रीड करना है या फिर डिस्टिंग्विश रीड करना है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंस रीड करना है और थर्ड सिर्फ क्या करना है? लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं, सो हम वर्बली ही डिस्कस कर देते हैं चलेगा ना? हाँ, क्योंकि फिर हम आपके आपको पास पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर कर देंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट हाँ, क्वेश्चंस। आपके पास बुक होगा। 1 मिनट आप अपना बुक निकाल के रखो, जेके शाह के जो नोट्स है, ठीक और है? यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, आप नोट डाउन कर दीजिए। सर बुक में जो लिखा हुआ ना उसमें से अगर टिकिंग करेंगे Yes, तो yes, ज्यादा yes. बेटर होगा। टेक्स्ट बुक्स। हाँ, टेक्स्ट बुक है या जेके शाह क्लासेस की जो आपके पास नोट्स है ना डियर, उसमें आपने थर्ड चैप्टर निकालो। थर्ड चैप्टर जो है वो है डिमांड का, ठीक है? तो डिमांड का पहला पहला डेफिनेशन दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा। डिमांड क्या है? डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस, दिया है ना वहाँ? जो डेफिनेशन दिया है उसको टिक करो, वहां पर लिख लो। ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, इकोनॉमिक टर्म में आता है, ठीक है? डिमांड मीन्स व्हाट, जो बैक बाटी, तो वहां पर डेफिनेशन जो लिखा हुआ है ना उसको ऑब्जेक्टिव्स या इकोनॉमिक वर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट कर दो। फर्स्ट यहाँ पर पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 मार्क के लिए आता है इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे तो डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, उसमें से लिख लो, ये डिस्टिंग्विश में आ सकता है, ठीक है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में रहेगा आपका। टिक करते जाओ बेटा, वहां पर लिखते जाओ कि फर्स्ट में से क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क का। सेकंड क्वेश्चन में से क्या आ सकता है? इट्स एन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड। स्टार लगा वहां पर, IMP इंपॉर्टेंट करके लिखो, टाइप्स ऑफ डिमांड। एग्जाम में टाइप्स ऑफ डिमांड पॉसिबिलिटी है 4 मार्क्स में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। इट्स अ 4 गुगली क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि उसमें सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं तो वो 4 मार्क के लिए नहीं आ सकता है, बट ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है। आया है सर, 2 बार रिपीट हुआ हाँ, है, yes, 2 बार ये रिपीट हुआ है। एंड जेके शाह के सेमी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन को हमने जानबूझकर इंक्लूड किया है, बिकॉज आप वो क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। इस तो इसमें आप क्या करोगे, जो ये टाइप्स दी है उसको अच्छे से रीड करोगे। पॉसिबिलिटी है डिस्टिंग्विश में है, पॉसिबिलिटी है 4 मार्क्स में भी आएगा। ओके, देन उसके बाद जो मेन हमारा आंसर है, लॉन्ग आंसर यहाँ से आ सकता है, जैसे हम लोग ने बताया थर्ड ए में। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड है विथ अजम्पशन के साथ, विथ एक्सेप्शंस के साथ। अब मैं तुम लोगों को डियर बता रही हूँ, सीरियस जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि जो यूटिलिटी है ना सर और डिमांड जो है ना, इसके एक्सेप्शन ज्यादा आते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि लॉ ऑफ DMU के एक्सेप्शंस आएंगे, पर ऐसा नहीं कि अजम्पशन नहीं आ सकते। पढ़ना हम लोग को है, मैंने पहले ही बोला कि आगे वाले चैप्टर में रिस्क नहीं लेने का है। वैसा सेम है थर्ड ए में से भी लॉ ऑफ डिमांड है ना, आपने अगर देखा भी 22, 23 एंड 24 के, तो डिमांड के क्या आए हुए? एक्सेप्शंस आए हैं। बट एक्सेप्शंस के लिए अगेन आपको क्या लर्न करना पड़ेगा? assumptions। क्यों सर? अजम्पशन, हाँ, हेड पॉइंट लिखना है। अभी देखो थोड़ा सा याद कर देना, ये चीज को भूलना नहीं है, ठीक है? आपको लॉन्ग आंसर में आएगा एक्सेप्शंस आए तो भी आपको अजम्पशन लर्न करना ही है, उसकी क्या लिखनी है? हेड पॉइंट। तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स तो तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे। आ जाओ फोर्थ चैप्टर, आप बुक में टिक करते जा रहे हो, मैं तुम लोग को उसे ओरली बताती जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो है इट्स एन 3B पे चलते हैं। हाँ, 3B पे अगर हम लोग चलेंगे तो उसमें पहला क्या दिया हुआ है, आप रीड तो करो। उस पे दिया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, उस पैराग्राफ के ऊपर अच्छे से जाना। उस पे जो डेफिनेशन लिखा ना उसमें से एक MCQs आएगा, इट्स एन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सनेस, चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद द प्राइस, ठीक है? एंड अदर फैक्टर्स अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप अच्छे से रीड करना। 4 ऑप्शंस आपको आते हैं, या तो प्राइस रहेगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस ED रहेगा, इनकम के साथ चेंज हो रहा है तो इनकम ED रहेगा, ठीक है? या तो फिर अगर सभी फैक्टर्स को कंसीडर करें, प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, फर्स्ट इंट्रोडक्शन को आप टिक करके रखो, वहां से आपका एक MCQs आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा? इट्स एन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी के सर टाइप्स बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से तुम लोगों को करना है। ऐसे समझ लो इकोनॉमिक्स का पूरा ऐसे बोलते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है,
जो आपका 101% एग्जाम में आने वाला ही है। हो सकता है इसका अकेले का एक क्वेश्चन का वेटेज 8 to 10 मार्क्स भी होता है। एंड बहुत बार अलग अलग फॉर्म्स में भी ये क्वेश्चन अलग, पूछा गया है। जैसे लॉन्ग आंसर में भी आता है, ठीक है, उसके साथ कभी कभी शॉर्ट नोट में आया तो साथ में डिस्टिंग्विश के साथ आएगा, ठीक है। देन आइडेंटिफाई भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है, मतलब अकेला एक ही ये क्वेश्चन जो है ना उसका वेटेज कभी कभी एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स में भी जाता है। 24 का पेपर देखो, 10 मार्क्स का उसका वेटेज है। आप पूरा रीड करके देखना, मैं कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ, उसका वेटेज जो है ना वो 10 मार्क्स में, क्योंकि लॉन्ग आंसर के साथ वो ऑब्जेक्टिव्स भी में भी कवर किया हुआ है। तो वो आपको क्या करना है, उसके टाइप्स बताना है, ठीक है। ये आपने बता दिया। फिर क्या आता है लास्ट में आपके, क्या रहेंगे, फैक्टर मेथड्स मेथड्स ऑफ हाँ, मेजरिंग मेथड्स में आपने स्टार्टिंग के, जैसे सर ने पहले से ही डिस्कस कर लिया था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो 2 मेथड्स हैं वो क्वेश्चंस में आ सकते हैं, लेकिन जो तीसरा मेथड है, फर्स्ट मेथड कौन सा है, रेशियो मेथड है, सेकंड मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड वन इज एन ज्योमेट्रिक मेथड। जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है ना वो तुम लोग को एग्जाम में कैसे शॉर्ट नोट में आ सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल मेथड हम लोग ने ज्यादा करके देखा है वो केस स्टडी में है। तो केस स्टडी में 2 बार ये रिपीट भी हो चुका है, तो इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। यहाँ तक मेरे ख्याल से थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन एक है जो बच्चे बहुत बार अवॉइड करते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। इट्स इन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स हम लोग को अच्छे से पढ़ के जाने हैं सर। फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स आते ही एग्जाम में, इंपॉर्टेंस ऐसा है कि अगर अपनी किस्मत खराब होती है ना तो इंपॉर्टेंस आ जाता है बहुत कम। हाँ, एग्री और डिसएग्री में आता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस है, एग्री और डिसएग्री में कवर होता है। लेकिन इसके जो फैक्टर सर ने बोल दिया वो आपको अच्छे से लर्न करके जाना। टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, दैट्स फॉर 8 मार्क्स। यस, सो वो पूछ लिया तो हम लिख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। उसमें ज्यादा करके एग्जांपल्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर। हाँ, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 4 में आप जैसे लॉ सप्लाई एनालिसिस में जाओगे, उसका पहला पेज पे आप देखो, वहां पर दिया होगा स्टॉक एंड सप्लाई। वहां पर टिक करके रखो डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश आता ही है सप्लाई और किसका, स्टॉक का, ठीक है। देन उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि 5 मिनट्स ही है हमारे पास, एक तो ये आप अच्छे से पढ़ोगे, लॉ ऑफ सप्लाई अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा हुआ है कि लॉ ऑफ सप्लाई किसके साथ आता है, अजम्पशन के साथ, अजम्पशन की सहायता का सप्लाई, डिमांड जो है और डीएम जो है वो एक्सेप्शन से। तो यहाँ पर तुम लोग अजम्पशन अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन ध्यान देना, एक्सेप्शन जो है सर ने एक बार पूछा भी था लेबर सप्लाई का, वो तुम लोग का आएगा कहाँ पर, अग्री और डिसएग्री में, यानी वो भी पढ़ने का ही है। तो ये तुम लोग का मेन पॉइंट क्या हो गया, आप क्या करोगे, पहले तो स्टॉक एंड सप्लाई का डिस्टिंग्विश रीड करोगे, देन उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, लॉ ऑफ सप्लाई रीड करोगे अजम्पशन और एक्सेप्शंस के साथ, और उसका लास्ट पार्ट आप देखो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा हमारे बुक के हिसाब से, अगर हम लोग जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसपे दिया होगा टोटल रेवेन्यू क्या होती है, सॉरी, रेवेन्यू एंड कॉस्ट क्या होता है। तो उसमें 3 टाइप्स दिए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। वैसे कॉस्ट के भी 3 टाइप देंगे, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल। इसको इंपॉर्टेंट करके रखो, इसमें से 101% 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला ही, TU एंड MU के, ये रेवेन्यू और कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। डिस्टिंग्विश में भी आते हैं, डिस्टिंग्विश में भी आता है। तो 1 and 2 मार्क्स का मैंने वही बता दिया कि डिस्टिंग्विश में 2 मार्क्स में आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में भी आता है, या कोरिलेशंस में भी सर बहुत बार आ चुका है। तो ये वाला पार्ट आप भूलना नहीं, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अभी आ जाओ चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन जो है ना, क्लासिफिकेशन 2024 में क्लासिफिकेशन जो है ना वो केस स्टडीज में आई थी, ठीक है। तो मार्केट केस स्टडीज में आ गया तो आपके लिए तो बहुत इजी है, बस रीड करना है, उसके आंसर्स दे देने। लेकिन अगर हम लोग को पढ़ने के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से देखना है ना, तो क्या आप करोगे डियर, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये चारों क्वेश्चन के फीचर्स करके जाना। कंफर्म इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फीचर्स आने वाले हैं, जिसमें से ज्यादा वेटेज किसका रहता है, लाइक मोनोपोली रहता है एंड परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक आता है तो डिस्टिंग्विश में या तो कहाँ ना कहाँ MCQs में कवर होता है। ये हो गया तुम लोग का 5th चैप्टर। 6th चैप्टर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में एक आएगा थियरी क्वेश्चन, जो सर ने ऑलरेडी पूछ लिया। सर कौन सा आपने लॉन्ग आंसर पूछा था, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हाँ, एक ही आ सकता है, दूसरा डिस्टिंग्विश आ सकते हैं। आप इंडेक्स नंबर में जाओ, फटाफट टिक करो, 2 डिस्टिंग्विश वहां पर दिए होंगे, एक दिया होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस इंडेक्स एंड द क्वांटिटी इंडेक्स, और दूसरा आपका इंडेक्स दिया होगा सिंपल एंड वेटेड। दोनों को टिक करके रखो, दोनों में से एक डिस्टिंग्विश इस साल के पेपर में भी आएगा, दोनों में से एक कंफर्म आपके पेपर में 2025 में भी आने वाला है, और इसमें न्यूमेरिकल सम्स जैसे रहते हैं।
आ जाओ हम लोग नेशनल इनकम के ऊपर जाएंगे। तो नेशनल इनकम में जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग आंसर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसके जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ही लॉन्ग आंसर पॉसिबिलिटी है, या तो डिफिकल्टीज आता है सर, या तो मेथड्स आते हैं। और मेथड में भी एनी टू मेथड्स आएंगे, लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला मेथड है सर, वैल्यू एडेड मेथड जो है वो एग्जाम में नहीं आता है। तो मेथड ज्यादा करके नहीं आया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, हाँ उसके ऊपर ही आप फोकस करना, और डिफिकल्टीज के ऊपर तुम लोग फोकस करोगे। पब्लिक फाइनेंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। पब्लिक फाइनेंस में क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग को दिया होगा। पब्लिक फाइनेंस में एक्सपेंडिचर के ऊपर आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट के ऊपर डिस्टिंग्विश आते हैं। सोर्स ऑफ टैक्सेशन का आता है, नॉन टैक्स का भी आता है। तो पब्लिक फाइनेंस चैप्टर को तुम लोग अच्छे से रीड करके जाओगे। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में लास्ट के क्वेश्चंस रीड करना, एकदम लास्ट के क्वेश्चंस, यानी रोल ऑफ मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर लास्ट के 3 साल के आप पेपर देखोगे तो एक में आया है प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट 23 में मेरे ख्याल से, एंड 24 में आया है प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इनके ऊपर सर अच्छे से बच्चे फोकस करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर जो है ना, इसमें एकदम लास्ट क्वेश्चन में पहले देखना, कंफर्म इस साल भी पेपर में आने वाला है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस वहां पर दिया होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो एवरी ईयर एग्जाम में आया ही है। 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, एक्सपेक्टेड हमारे हिसाब से जो एनालिसिस है 25 में भी आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका डिस्टिंग्विश भी आ सकता है, या तो एग्री और डिसएग्री में। एक एग्री और डिसएग्री यहाँ से रहेगा ही रहेगा। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं एग्री और डिसएग्री? 3, जिसमें से एक एग्री और डिसएग्री चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, और वो भी कौन सा आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। चैप्टर का सर वेटेज ही 6 मार्क्स है, उसमें से अगर 4 मार्क यहाँ पर चली जाती है तो रेस्ट ऑफ जी जो 2 मार्क्स है ना डियर, वो कहाँ से आती है? जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, जहाँ पर दिया हुआ है इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, इम्पोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, उसके एग्जाम्पल रीड करो, ठीक है, वो आइडेंटिफाई में आएंगे, इकोनॉमिक टर्म्स में आ जाएंगे। तो हम लोग ने आज अपने हिसाब से पूरा कवर कर लिया। जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको हर चैप्टर का इम्पोर्टेंस भी दे दिया, पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वेटेज भी हम लोग ने कर लिया, पेपर पैटर्न के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ने टाइम मैनेजमेंट भी। यस, एनीथिंग एल्स सर? वी होप दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल टू यू, एंड यहाँ पर जो भी मैम ने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सब आप कंसीडरेशन के अंदर लेंगे, एंड कल जो आपका प्रीलिम का पेपर है उसमें ये सारे पॉइंट्स को आप लाइक इनपुट्स जो भी मैम ने दिए हैं उनको प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करोगे। ओके, एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन था मैम, जैसे मैं स्टार्ट में भी मैंने आपको बोला था कि स्टूडेंट्स के पास में 24 आवर्स भी नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। सो जब वो घर पे आते हैं अकाउंट्स का पेपर देने के बाद, तो उनको कौन से चैप्टर्स के साथ में अपने स्टडी की शुरुआत करनी है? सर 3rd चैप्टर के साथ उनको स्टार्ट करना है। Yes. 3rd A और 3rd B, क्योंकि आपने खुद देखा कि 3rd A और 3rd B का जो वेटेज है इट्स फॉर 24 मार्क्स। तो पहले तो हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जाते हैं तो इजी चैप्टर है वो पब्लिक फाइनेंस है, because there are only 3 questions। हाँ, तो वहाँ से हम लोग को पहले अपना स्टडी स्टार्ट करना है, और फिर अगेन हम लोग को मूव ऑन होना है, शिफ्ट होना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने अभी इंपॉर्टेंस दे के रखे, अगर हम लोग वो भी लास्ट मोमेंट पे 24 आवर्स में अगर हम लोग वो रीड करके जाते हैं तो इट्स एंड मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं। यस, so as ma'am said, you will be starting with 3A 3B, next you will be learning 8th chapter, and फिर जो इतने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स है वो आप सीक्वेंस वाइज आप कवर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, डू वेल, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर।